चले जाना, इतना क्या इशू है, पर कोशिश करिए मत निकलिए क्लास से, ये तो। हाँ हाँ, स्टार्ट करें, इसको सीधा तो करो यार। ठीक है, चलिए, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक, लॉ ऑफ टॉर्ट से टॉर्ट है, ये हम अभी भी डिस्कस करेंगे इसको बाद में। ठीक, वर्ड टॉर्ट्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉर्टम विच मीन्स ट्विस्टेड। ट्विस्टेड मतलब होता है टॉर्ट का। ठीक है, लैटिन वर्ड है टॉर्टम, उसी से डिराइव किया गया इसको, जिसका मीनिंग है ट्विस्टेड। फ्रेंच में इसको अगर कहा जाए तो रॉन्ग बोला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस लेक्चर का नाम दें अनट्विस्टिंग टॉर्ट्स तो सही होगा, अनट्विस्टिंग। ट्विस्टेड टॉर्ट इज ट्विस्टेड, समथिंग ट्विस्टेड, तो हम उसको क्या करें, अनट्विस्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? समझ रहा है, अनट्विस्टिंग टॉर्ट्स। क्लियर है? टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, दैट इज नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी वो नहीं होगा और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा। तो इन दोनों के ब्रीच को छोड़ के जितने भी सिविल रॉन्ग है वो क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ऐसी डेफिनेशन बताइए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको पता ही होगा, क्या होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशन को नहीं फॉलो करना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना, वही होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट करके एक इंस्टीट्यूशन होता है, पता है आप लोगों को, ट्रस्ट फॉर्म की जाती है, उसमें ब्रीच होता है वो भी। इन दोनों को हटा के जितने भी सिविल रॉन्ग बचे वो क्या है, टॉर्ट। ऐसी डेफिनेशन यहां दी गई है। ठीक है, विच कांट बी कैटेगराइज्ड अंडर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज टॉर्ट। ठीक है, पता चल गया आपको, नोट्स बना लिए आप लोगों ने, जहां जो काम की चीज लिखनी है उसमें से लैटिन वर्ड टॉर्टम लिख लीजिए और नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट ये लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट करूं मैं। टॉर्टरम नहीं है, टॉर्टम है। ठीक है, आर हटा दीजिएगा। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड, इसी को हम अनट्विस्ट करेंगे, है कि नहीं? समझेंगे तो अनट्विस्ट हो जाएगा आपके लिए। डिफाइनिंग टॉर्ट इन अ सिंगल सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन इज ट्राइंग टू कन्फाइन द कॉन्सेप्ट इनटू अ स्ट्रेट जैकेट फ्रॉम विच इट विल कंटिन्यूअसली स्ट्राइव टू एस्केप। आसान नहीं है टॉर्ट को डिफाइन करना, इसीलिए उसने क्या डिफाइन किया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना हो, जितने भी बचे हैं वो क्या है, टॉर्ट है। ठीक है, इसलिए आसान नहीं है टॉर्ट को डिफाइन करना। इसलिए बोला कि अगर आप कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला डालोगे टॉर्ट को डिफाइन करने के लिए तो हमेशा क्या करने की कोशिश करेगा, वो स्केप करने की कोशिश करेगा वहां से। ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट कैसे हो सकते हैं? हो सकता है पब्लिक रॉन्ग और एक हो सकता है प्राइवेट रॉन्ग। ये तो आपको पता ही, हमने क्राइम के क्लास में डिस्कस भी किया था। पब्लिक रॉन्ग क्या होते हैं, क्राइम। प्राइवेट रॉन्ग जो होते हैं सिविल। प्राइवेट मतलब क्या, जहां इंडिविजुअल ही इन्वॉल्व है। जाहिर सी बात है क्राइम में भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं दो, पर ऐसा नहीं है, क्राइम इंपैक्ट करता है सोसाइटी एज अ होल को, इसलिए। ठीक है, सिविल रॉन्ग को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और टॉर्ट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अ पर्सन कमिटिंग टॉर्ट इज कॉल्ड टॉर्ट फीजर। लिख लीजिए, ये एक्टर्स इन द टॉर्ट, जो लोग काम कर रहे हैं टॉर्ट में मेन तौर पर। ठीक है, tort is only law which is uncodified and derives its origin from the decision of House of Lords in England. Uncodified law का मतलब क्या होता है? Uncodified जजमेंट के बेसिस पे चलता है। आज मैं देखिए बेर एक्ट लाया हूं क्या? कोई नहीं लाया हूं। टॉर्ट की बेर एक्ट ही नहीं होती है। बेर एक्ट हो गया तो मतलब क्या हुआ, कोडिफाइड हो गया, कोडिफाइड हो गया। ठीक है, बेर एक्ट कौन पब्लिश करता है, किसकी अथॉरिटी से एक्ट बनते हैं? पार्लियामेंट की, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी से एक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, पर टॉर्ट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी से नहीं बना है। ठीक है, ये जजमेंट से बना है, कोर्ट के सीरीज ऑफ जजमेंट से आया। अब आप कहेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है इंग्लैंड का? ये भी तो एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ही तो है, हाउस ऑफ लॉर्ड सुना है? हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड, इंग्लैंड में 2 हाउसेस हैं। ये भी पार्लियामेंट का है, पर मेन काम हाउस ऑफ लॉर्ड जुडिशियल करता था, तो जजेस ही ने बनाया, जज मेड लॉ है टॉर्ट। क्लियर है? क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय कोर्ट एज इट इज नॉट अ कोडिफाइड इनटू एन एक्ट और स्टैट्यूट। ठीक है, किसी भी एक्ट में इसको कोडिफाई नहीं किया गया है। और कोडिफाई करना
पॉसिबल ही नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन है, इज इट लॉ ऑफ टॉल्ट और इज इट लॉ ऑफ टॉल्ट्स? बताइए। लॉ ऑफ टॉल्ट, लॉ ऑफ टॉल्ट अगर हमने उसको बोला ना, तो इसका मतलब यह है कि इतने ही होंगे, है कि नहीं? इतने ही होंगे, एक लिमिट सेट कर दिया हमने कि इतने ही टॉल्ट बनेंगे, इसके अलावा टॉल्ट नहीं होंगे, ठीक है? इसीलिए इसको लॉ ऑफ टॉल्ट्स बोला जाता है कि इसकी लिमिट और भी फ्यूचर में इंक्रीज होगी। ऐसा नहीं, सोसाइटी जब आगे जाएगी, समय आगे जाएगा, तो क्या टॉल्ट नहीं बढ़ेंगे? नए नए टाइप के भी टॉल्ट आएंगे। तो इसीलिए बोला गया लॉ ऑफ टॉल्ट्स। मैं मानता हूं कि पिजन होल थ्योरी करके सैलमन ने थ्योरी दी है, पिजन होल, उसमें भी ये बात उन्होंने कही थी, ठीक है, कि लॉ ऑफ टॉल्ट्स ही है, लॉ ऑफ टॉल्ट नहीं है। समझ गए क्यों लॉ ऑफ टॉल्ट्स है? क्योंकि फ्यूचर में नए लॉ भी, नए टाइप के टॉल्ट भी यहां आएंगे, ठीक है? Whenever a legal right vested in a person is violated by someone's act or omission, tort is committed. किसी का एक लीगल राइट किसी दूसरे पर्सन के एक्ट से, कोई काम वो करे या कोई काम ना करे, ठीक है, जो उसको काम करना था वो काम ना करे, ओमिशन, ओमिशन मतलब क्या होता है? जो आपको काम करना है वो आप नहीं किए, उसी को कहते हैं ओमिशन, देन टॉर्ट इज कमिटेड, ठीक? ओमिशन जैसे क्या? आपकी ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है रोड पे बराबर गाड़ी चलाना, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है, बराबर स्पीड पे गाड़ी आप चलाइए, ये आपकी ड्यूटी है, ये एक्ट आपको करना चाहिए, और आप बहुत तेज चला रहे हैं, तो क्या है? ओमिशन कर रहे हैं। जो आपकी ड्यूटी है, जनरल ड्यूटी है ना, सेफ ड्राइविंग, उसको क्या कर रहे हैं आप? ओमिशन कर रहे हैं। समझ रहा है? कुछ ना भी करना, ठीक है? इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लॉ इन कॉमन लॉ कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लॉ है, ठीक है, जहां कॉमन लॉज कंट्री लॉ। कॉमन लॉ क्या होता है? कॉमन लॉ का मतलब ये हुआ जहां ब्रिटिशर्स ने रूल किया है, वहां कॉमन लॉ चलता है। बहुत ज्यादा हमने अपने सिस्टम को कहां से बोरो किया है? हेविली ब्रिटिश सिस्टम से, तो इसीलिए कॉमन लॉ इंडिया में भी चलता है जैसा ब्रिटिश में चलता था। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट, क्या क्या जरूरी है टॉर्ट में होने के लिए, ठीक है? पहली चीज, लीगल इंजरी, ठीक है, एक लीगल इंजरी होनी चाहिए। फिजिकल इंजरी वगैरह तो जरूरी नहीं है, पर एक लीगल इंजरी तो जरूरी है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंजूरिया, ठीक है। वायलेशन ऑफ लीगल राइट वेस्टेड इन अ पर्सन, हर किसी को कुछ सर्टेन लीगल राइट मिले हुए हैं, मिले हैं कि नहीं? अगर उस राइट को आप वायलेट करोगे अगले पर्सन के, तो क्या बनेगा? वो टॉर्ट, तभी वो टॉर्ट बनेगा। एक लीगल इंजरी होना चाहिए। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे इसका, कब लीगल इंजरी होती है, कब नहीं होती है। दूसरा क्या है? रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, ये दूसरा एसेंशियल है टॉर्ट के लिए। द लीगल इंजरी शुड बी इन्फ्लिक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सन्स रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन इन एक्शन, ठीक है, एक्ट और ओमिशन, कुछ ना करना भी इन एक्शन है, ठीक है, ये भी टॉर्ट में आ जाएगा। A wrongful act or omission occurs when a person owed a duty of care and breach of that duty result in a legal injury to the other. एक ड्यूटी थी किसकी? टेक केयर, आपको केयर, ड्यूटी टू केयर थी, उसको आपने ब्रीच किया, ठीक है, ये होगा, और जो उसकी वजह से क्या हुआ? अगले को नुकसान हुआ, लीगल इंजरी टू अदर, ठीक। लीगल रेमेडी ये भी जरूरी है, इसके लिए मैक्सिम क्या यूज की जाती है? यूबी जस्ट ईबी रेमेडियम, लिख लीजिए इसको, ठीक है। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, ठीक है। यूबी जस्ट ईबी रेमेडियम, ठीक है। इसकी क्या कहती है? इसका मीनिंग क्या है? वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। कोई राइट का मतलब रह जाता है अगर आपके पास रेमेडी ना हो। रेमेडी और राइट में अंतर क्या है? पहले तो ये समझते हैं, क्या अंतर है रेमेडी और राइट में? हाँ,
राइट के जहां आपके पास राइट होगा, राइट का कोई मतलब है बिना रेमेडी के? नहीं मतलब है। आपको राइट को इन्फोर्स भी तो कराना पड़ेगा। कोई अगर आपका राइट वायलेट हुआ तो उसके लिए आपको कोई रेमेडी तो चाहिए कोर्ट इन लॉ में। ठीक है, ठीक है। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे ना कॉन्स्टिट्यूशन में, याद है? तो वहां पर हमने आर्टिकल 32 देखा था। उसको क्या कहते हैं? आर्टिकल 32 का नाम क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्यों नाम है? क्योंकि अगर वो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको क्या करा रहा है? इन्फोर्स करा रहा है। ठीक है, तो वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। ठीक है, द टू फाउंडेशन प्रिंसिपल मैक्सिम ऑफ टॉर्ट लॉ। इससे पहले हम देख लेते हैं यहां पर, देखो ये जो इंजरी है ना उसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपने एसेंशियल लिख लिया टॉर्ट के क्या है। ये मैक्सिम भी लिख लीजिए, टू रूट लेवल मैक्सिम है टॉर्ट के लिए। अगर आपको टॉर्ट को इजीली समझना है, आसानी से समझना है, तो आपको ये दो मैक्सिम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इंजीरिया साइन डैमनम। ठीक है, पहली मैक्सिम है। इसका लिटरल मीनिंग क्या है? लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। ठीक है, इंजीरिया मतलब क्या होता है? इंजरी। साइन मतलब होता है विदाउट, और डैमनम मतलब होता है डैमेज। ठीक है, इंजरी विदाउट डैमेज। क्लियर है? लिख लीजिए इनका मीनिंग एक एक का। ठीक है, इंजीरिया साइन डैमनम। Those instances in which legal right of a person is violated, but as a result of it, she doesn't suffer any loss or damage. किसी पर्सन का लीगल राइट तो वायलेट हुआ है पर उसको कोई डैमेज उसकी वजह से नहीं हुआ है, ये बात। इसीलिए तो इंजरी विदाउट डैमेज, इंजीरिया साइन डैमनम। इंजरी हुई है, इंजरी वो वाला मत सोचिएगा फिजिकल इंजरी वाला, लीगल राइट को इंजर किया किसी के, पर उसकी वजह से उसको कोई डैमेज लिटरल सेंस में नहीं हुआ है। यही ये मैक्सिम कह रही है। ठीक है, तो ये मैक्सिम क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले तो रीजन ये जान लेते हैं। इस मैक्सिम को पढ़ने का रीजन ये है कि क्या एक्शनेबल है टॉर्ट में, किस पे आप एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, कौन सी कंडीशन आएगी जिस पे आप एक्शन ले सकते हैं। तो इंजीरिया साइन डैमनम क्या है? एक्शनेबल है। अभी डैमनम साइन इंजीरिया का वो एक्शनेबल नहीं है, इसीलिए हमने दो मैगजीन पढ़ा है। ठीक है, देखिए एक्शनेबल इन टॉर्ट लिखा हुआ है। Therefore, the person suffering legal injury is entitled for grant of damage और compensation by court। जिसको भी ये इंजरी हो रही है उसको क्या मिलना चाहिए? कंपनसेशन मिलना चाहिए कोर्ट से। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? देखिए एक एग्जांपल देखिए, ए इज एन इंडियन सिटीजन एज 21। While going to cast his vote in the general election of his constituency, he was forcefully stopped by B and was not allowed to vote। ए वोट देने जा रहे थे, 21 ईयर इनकी एज भी है। मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए वोट देने के लिए? 18 होनी चाहिए। ये बाद में अमेंडमेंट होकर चेंज हुआ है, पहले एज 21 ईयर ही थी। ठीक है, उस दिन मैंने आपको अमेंडमेंट बताया था, याद है? चलिए ठीक है, पढ़िएगा जाके। ठीक, तो इनको वोट देने नहीं दिया बी ने, पर जिसके लिए वोट देने जा रहे थे वो क्या हुआ? इलेक्शन में जीत गया। ठीक है, जिसको ये वोट देने ए जा रहे थे वो क्या हुआ? इलेक्शन में जीत गया। ये एसबी वर्सेस व्हाइट का फैक्ट है, फेमस केस लॉ है एसबी वर्सेस व्हाइट। लिख लीजिए उसको। ठीक है, नीचे नाम भी लिखा हुआ है एसबी वर्सेस व्हाइट। ठीक, तो क्या लगता है आपको, कंपनसेशन मिलना चाहिए इनको? डैमेज हुआ क्या कुछ? जिसको ये वोट देने जा रहे थे वो तो जीत गया आखिरकार, इनके एक वोट से क्या फर्क पड़ना था? दे भी देते। कौन सा लीगल राइट इनका वाइट हुआ? राइट टू वोट। इनका राइट टू वोट वायलेट हुआ, ऑल्दो उससे कोई डैमेज नहीं हुआ। ठीक है, कोई डैमेज नहीं कॉज हुआ। ठीक है, फिर भी इनको क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा। राइट टू वोट हमारा लीगल राइट है कि फंडामेंटल राइट है? मैंने उस दिन आपको बताया था फंडामेंटल राइट, लीगल राइट और स्टैट्यूटरी राइट में क्या डिफरेंस है, याद है? ठीक है, दूसरा मैक्सिम हम देख लेते हैं, डैमनम साइन इंजीरिया।
ये नॉन एक्शनेबल इन टॉर्ट्स है, ठीक है, इन पे एक्शन नहीं लिया जा सकता है, पर यहां डैमेज तो हुआ है। सोचिए ऐसी जगह आप टॉर्ट में ये चीज पढ़ेंगे कि डैमेज कॉज होने पर भी आप रेमेडी जाके नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यही बात डैमनम साइन इंजीरिया कहता है। डैमनम मतलब क्या होता है? डैमेज, साइन मतलब विदाउट, इंजूरिया मतलब इंजरी, डैमेज विदाउट इंजरी, इट इज नॉट एक्शनेबल इन टॉर्ट, ठीक। Such cases are not actionable torts and the plaintiff is not entitled to damage despite the fact the loss has been suffered to them because the most essential element for a tortious liability to arise, a legal injury is missing। जब हम essential element देख रहे थे टॉर्ट के, देखो यहाँ क्या दिखा था? इंजरी। डैमेज दिखा है क्या? यहाँ नहीं लिखा है ना, इंजरी लिखा है, लीगल इंजरी। तो ये बात याद रखना, ठीक है। आप लोग तीनों आपने एसेंशियल लिख लिए ना, ठीक। A is the owner of bakery shop and B is his employee, ठीक है। A enjoys complete monopoly in the market. After some time, B opens his own shop in A's neighborhood. That led to competition in the market and customers got divided, leading to a huge money loss to A। समझ गया? मार्केट है, पहले उसके लिए वो काम करता था, बाद में उसने क्या किया? खुद की शॉप खोल ली। उसकी वजह से अगले को क्या हुआ? लॉस हुआ। क्या एक्शनेबल है टॉर्ट में? नहीं है, ठीक है। डैमनम साइन इंजीरिया, ठीक है। इसका फेमस केस क्या है आपको पता है? ग्लॉकस्टर ग्रामर स्कूल केस। उसमें भी रिलेटेड ही एग्जांपल है, शायद इसमें मैंने नाम नहीं लिखा है, पर लिख लीजिए ग्लॉकस्टर ग्रामर स्कूल केस। वहां दो स्कूल खुल गए थे अगल बगल, जो एक जगह पहले पढ़ाता था उसने अपना खुद का स्कूल खोल दिया था, ऐसे ही मिलता जुलता वो भी है केस, ठीक है। ग्लॉकस्टर ग्रामर स्कूल केस इसका एग्जाम्पल है। कोई डाउट यहां तक? सच केसेस आर नॉट एक्शनेबल इन टॉर्ट्स, ऐसे केसेस पे एक्शन नहीं लिया जाता है टॉर्ट के अंदर। Therefore, a tortious liability to arise, there must be injuria। इंजूरिया होनी जरूरी है, और इंजूरिया मतलब क्या है? लीगल इंजरी, ठीक है। लीगल इंजरी, इंजरी इन द सेंस वो वाली नहीं, ठीक है, हाथ पांव टूटने वाली इंजरी नहीं, ठीक है। लीगल इंजरी होनी चाहिए। वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट वेस्टेड इन अ पर्सन वाइल डैमनम हार्म लॉस और डैमेज इज इररिलेवेंट। रेलेवेंट क्या है? अल्टीमेटली इंजूरिया, ना कि डैमेज, डैमनम। ये हमको क्लियर हो गया यहां से, ठीक है। सिविल वर्सेस क्रिमिनल लॉ, ठीक है। दो टाइप के रॉन्ग होते हैं, सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग में प्राइमरी रेमेडी क्या होती है? कंपनसेशन, ये मेन रेमेडी है सिविल रॉन्ग के केस में। जैसे सिविल रॉन्ग का एग्जांपल बताइए आप लोग। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये क्या है? सिविल रॉन्ग, ठीक है। यहां प्राइमरी रेमेडी आपको क्या मिलती है? कंपनसेशन मिलती है, ठीक है। क्योंकि इसका मोटिव क्या है? रिस्टोर द प्रीवियस पोजीशन ऑफ द रॉन्ग्ड पर्सन, ठीक है। अनजस्ट इनरिचमेंट प्रिंसिपल देखा था आपने, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। आप दूसरे के बिहाफ पे अपने आप को इनरिच नहीं कर सकते दूसरे के साथ अनजस्ट करके। प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट इन्वॉल्व है, इसीलिए सिविल रॉन्ग में क्या दिया जाता है? कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक। क्रिमिनल केस में प्राइमरी रेमेडी क्या है? इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। बिकॉज मोटिव इज टू पनिश द रॉन्ग डूअर, ठीक है। समझ गया ये चीज? कंपनसेशन और पनिशमेंट दो एक टाइप का डिफरेंस ही हो गया। इन सिविल केसेस बोथ द पार्टीज टू द सूट आर प्राइवेट पार्टीज। दोनों पार्टीज क्या होंगी? प्राइवेट पार्टीज होंगी। प्राइवेट पार्टी समझता है ए वर्सेस बी, ऐसा केस ए वर्सेस बी, ठीक। यहाँ स्टेट कहीं इन्वॉल्व नहीं है, स्टेट एक्टर नहीं है यहाँ इस केस में। स्टेट में भी प्लेंटिव एज वेल एज डिफेंडेंट, बट इट इज नॉट कंपल्सिव एंड डिपेंड्स अपॉन द केस। कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, केस बाय केस डिपेंड करता है, ठीक। इन क्रिमिनल केस स्टेट इज ऑलवेज प्रोसिक्यूशन एंड इट कैन नेवर बी डिफेंडेंट। हमेशा वो किस केस में रहता है? प्रोसिक्यूशन रहता है, कभी वो डिफेंडेंट नहीं बनता है। मैंने आपको बताया था, इसीलिए वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये सब यूज करते हैं, स्टेट ऑफ यूपी यूज करते हैं अगर मर्डर हुआ तो। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो क्राइम किसके अगेंस्ट है? सोसाइटी के अगेंस्ट है, स्टेट के अगेंस्ट है, इसलिए ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। प्रोसिक्यूशन आपको समझता ही है। अब सिविल केस में क्या दो वर्ड यूज किए जाते हैं? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, और क्रिमिनल केस में एंड डिफेंस। लिख लीजिए इसको भी।
कुछ ऐसी कैटेगरीज भी हैं, मैंने उस दिन क्राइम की क्लास ली तब आपको मैंने बताया था, कुछ ऐसी कैटेगरीज भी हैं जो क्राइम में भी आती हैं और कहाँ आती हैं, सिविल रॉन्ग में भी आती हैं। इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे डिफेमेशन। ठीक है, डिफेमेशन आईपीसी में 499 में। ठीक है, और ये एक टाइप का टॉल्ट भी है। ठीक, अगर आपको अगले को पनिशमेंट दिलानी है तो आप किसके अंडर जाओगे रेमेडी लेने, आईपीसी के अंडर जाओगे। ठीक है, और अगले को से आपको कंपनसेशन लिया, देखा होगा आपने, इतने करोड़ का दावा ठोका, देखा है, 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन का नोटिस दिया, वो क्या है, वो सिविल रेमेडी है, इसीलिए वो 100 करोड़ का ऐसा डिफेमेशन नोटिस डालते हैं। ठीक है, ट्रेसपास, ये भी क्या है, टॉर्ट भी है और क्राइम भी है, ट्रेसपास भी है। असॉल्ट पढ़ा ही था आपने, ठीक है, ये भी क्राइम में आता है उसमें। नेग्लिजेंस, उस दिन हमने 279 जब देखा था ना, नेग्लिजेंस भी टॉर्ट है और क्राइम भी है। न्यूसेंस भी, प्राइवेट न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, उस दिन हमने पढ़ा था ना पब्लिक न्यूसेंस। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो क्राइम भी रहते हैं और क्या है, ये लोग टॉर्ट भी है। ठीक है, क्राइम भी है और टॉर्ट भी है। ठीक, ऐसा क्यों, आपको जिसे आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप रेमेडी खुद से चूज करिए, ये ऑप्शन आपको मिला हुआ है। अब कैटेगरीज ऑफ टॉर्ट देखेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज जिसमें टॉर्ट है। पहली कैटेगरी है बैटरी। बैटरी सुन के क्या लग रहा है, वो वाली बैटरी नहीं है। ठीक है, when some physical force is applied to another person in some offensive manner which causes some harm, it is said to have committed battery। कोई आप फिजिकल फोर्स यूज कर रहे हैं अगले पर्सन के अगेंस्ट, जिससे उसको क्या हो रहा है, कुछ हार्म हो रहा है, देन इट इज कॉज टू हैव, यू हैव कमिटेड बैटरी। इंटेंशनल यूज ऑफ फोर्स ऑन अनदर पर्सन विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन, कोई आप फोर्स समझ रहे हैं, आपने धक्का किसी को दे दिया खूब तेज, ये सब क्या है, फोर्स यूज करना। ठीक है, विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन, ऐसा करना। ठीक, ये द party did not intend to injure the other person but he knows that his act could injure someone, then also the battery is committed। धक्का दे दो, फिर कहो मुझे क्या पता था कि तुम गिर जाओगे। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं लोग, है कि नहीं, तो भी आपने क्या कमिट की है, बैटरी कमिट की है। ठीक है, hitting someone on the face, beating someone with the bat are the some common example of बैटरी। ठीक है, ये कुछ कॉमन एग्जांपल है किसके, बैटरी के, किसी को स्लैप करना है, सब बैटरी में आता है। ठीक है, नोट्स बना लीजिए जो आपको लिखना है इसमें। नेक्स्ट करूं मैं, अनकोडिफाइड लॉ है कि नहीं, ये तो यहाँ बेरेक्ट रखी होती मेरी, हमारे दोस्त था उसने पूछा था कि सर मैं बेरेक्ट नहीं लाया, टॉल्ट की क्लास में उसने बोला था सर ने बोले थे रेगुलर आया करो क्लास में, इसीलिए है कि नहीं। चलिए, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बैटरी आर यूज ऑफ फोर्स। पहले जरूरी क्या है, फोर्स को यूज करना चाहिए। देयर मस्ट बी यूज ऑफ फोर्स टू ब्रिंग द रॉन्ग अंडर द टॉर्ट ऑफ बैटरी, इवन इफ द फोर्स इज ट्रिवियल एंड देयर इज नो हार्म, द रॉन्ग इज स्टिल कमिटेड। ठीक है, चाहे छोटा ही फोर्स यूज किया गया है, में कोई बहुत बड़ा हार्म ना हो, तो wrong is still committed। physical hurt is not necessary, least touching of another is in anger is a battery। ठीक है, touching of another in anger is also battery। ठीक है, क्योंकि वो इंटिमिडेट हो जाएगा, है कि नहीं वो इंटिमिडेट हो सकता है आपका एंगर से, तो इसलिए इसको बैटरी की कैटेगरी में रखा गया। स्लैपिंग अ पर्सन, यूजिंग अ स्टिक टू बीट समवन, throwing of water और स्पिटिंग ऑन समवन आर द एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ फोर्स। ठीक है, क्रिमिनल फोर्स करके एक सेक्शन भी है आईपीसी में, ऐसी ही चीज आपको हम दिखेगी। आपने क्या किया, एक डॉग, फेरोशियस डॉग, क्या बोले, काटता नहीं है, अपने पड़ोसी पे सामने उसके आपने क्या किया, इंप्रेशन दिया कि काटता तो नहीं है पर वो फेरोशियस है,
तो आपने क्या कमिट किया, बैटरी नहीं अभी आएगा, ठीक है, अभी और भी देखेंगे हम क्या है, ठीक है। बैटरी है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, बिना कोई जस्टिफिकेशन के होना चाहिए। पहला क्या है, यूज ऑफ फोर्स, दूसरा है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। अभी पुलिस आपको पकड़ के लेके जा रही है हाथ पकड़ के, तो क्या वो बैटरी है, क्या नहीं है, क्यों, क्योंकि दे आर हैविंग लॉफुल जस्टिफिकेशन ऑन इट, ठीक है। लॉफुल जस्टिफिकेशन अगर होगा तो बैटरी नहीं कमिट होगी, ठीक है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल दैट द यूज ऑफ फोर्स इज इंटेंशनल एंड विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। हार्म सफर्ड इंटेंशनल भी होना चाहिए और विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन, लॉफुल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। हार्म सफर्ड ड्यू टू द वॉलंटरी एक्ट ऑफ द प्लेंटिव डज नॉट कम अंडर बैटरी, ठीक है। हार्म जो खुद के एक्ट से कॉज किया जाए, ठीक है, वॉलंटरी एक्ट से कॉज किया जाए, वो कभी बैटरी के कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। खुद पे सेल्फ हार्म जो होते हैं ना, वो नहीं आते हैं बैटरी की कैटेगरी में। हार्म विच इज अनइंटेंशनल और कॉज्ड बाय प्योर एक्सीडेंट इज नॉट एक्शनेबल इन लाइक, ठीक है। ये जो प्योर एक्सीडेंटल हार्म है वो भी क्या है, बैटरी नहीं है, एक्सीडेंट से जो चीजें हो रही हैं, ठीक। लाइक इन अ नैरो टनल वन पर्सन एक्सीडेंटली टचेस अनदर जेंटली, इट डज नॉट कम अंडर बैटरी। हर इफ द टच इज रूड और इन इनऑर्डिनेट मैनर देन इट इज एक्शनेबल, ठीक है। बस में एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं लोग, है कि नहीं, क्या बैटरी है, क्या वो नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैटरी हो जाएंगे, क्योंकि है भाई, एक्सीडेंट है, कॉमन कोर्स ऑफ नेचर है, ऐसे तो केस अगर डेली फाइल होंगे देश में। असॉल्ट, दूसरा क्या है, असॉल्ट। इन असॉल्ट देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द इन्फ्लिक्शन ऑफ बैटरी अपॉन अनदर। यहां क्या है, बैटरी है कि मार ही देना, डायरेक्ट घूसा दे देना, ठीक है। असॉल्ट क्या है कि अपने फिस्ट को बिल्कुल टाइट करने का, ठीक है। बोले कि अब ज्यादा बोल रहे हो क्या, ऐसा ज्यादा बोल रहे हो क्या तुम, तो ऐसा 2-3 बार उसको ऐसे ऐसे करने का, है कि नहीं। यहां तक आप किस केस में हो, असॉल्ट के केस में, और फिर आपने अपना हाथ उठाया और मारा उसको एक, ठीक है, देन इट इज अ बैटरी, ठीक है। समझ गया कैसे मूव कर रहा है असॉल्ट से बैटरी में, ठीक है चीजें। देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द इन्फ्लिक्शन ऑफ बैटरी। अगले को डर लगता है, उसको एप्रीहेंड होता है कि अभी क्या मेरे साथ क्या होगा, बैटरी हो जाएगी, इन्फ्लिक्शन ऑफ बैटरी अपॉन अनदर। When the act of defendant creates an apprehension in the mind of plaintiff that he is going to commit battery, the wrong of assault is completed. उसी मोमेंट कंप्लीट हो जाता है जब अगला थोड़ा डर जाए, उसके माइंड में क्या इंप्रेशन है कि ये मुझे क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, तब वो क्या होगा, बैटरी कमिट करेगा, ठीक है। पॉइंटिंग अ गन एट समवन वेदर लोडेड और अनलोडेड, क्या जरूरी है उसको लोडेड रखा जाएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछते हैं क्या, लोडेड गन और अनलोडेड गन वाला कभी पूछ सकते हैं, पूछा है क्या, मॉक में पूछते होंगे। अगर अनलोडेड गन है, अनलोडेड गन भी मैं यहां रख दूं तो आपको पता है कि उसमें लोडेड है कि नहीं है, ठीक है। गन वो तो दिखेगी गन जैसी, और आपके माइंड में एक फियर क्रिएट होगा कि सर पता नहीं क्यों बंदूक ले आए, है कि नहीं। एक फियर तो क्रिएट होगा आपके माइंड में कि रीजन क्या है यहां पर, तो फियर वो एक अनलोडेड गन भी क्रिएट कर सकती है, इसलिए असॉल्ट ही माना जाएगा उसको। क्रिएट्स एन एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ द पर्सन ऑन द होम द गन इज पॉइंटेड, हेंस द रॉन्ग ऑफ असॉल्ट हैज बीन कमिटेड। ये बात आप याद रखना, क्वेश्चन यहीं से बना सकते हैं वो, लोडेड और अनलोडेड गन से। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ असॉल्ट, अब असॉल्ट के एसेंशियल एलिमेंट क्या है, ठीक है। इंटेंट टू कॉज एप्रीहेंशन, ठीक है, यहां पर एक इंटेंट है क्या कॉज करने के लिए, एप्रीहेंशन कॉज करने के लिए। इफ द विक्टिम प्रूव्स दैट देयर वाज अ रीजनेबल सर्कमस्टेंसेस टू बिलीव दैट द टॉर्ट फीसर कौन था, अ पर्सन हु कमिट टॉर्ट इज कॉल्ड टॉर्ट फीसर, ठीक है। इफ द विक्टिम, जो विक्टिम हुआ है उसका, ये केवल उसको यही प्रूफ करना है कि उसके माइंड में क्या था, एक रीजनेबल सर्कमस्टेंस था बिलीव करने के लिए कि ये पर्सन उसको क्या कॉज करेगा, हार्म कॉज करेगा, ठीक है। मैं फेरोसियस डॉग वाला जो एग्जांपल बताया हूं ना, अब किसी भी रीजनेबल आदमी को क्या लगेगा कि अगर मुझ पे छोड़ देगा तो क्या होगा, नुकसान होगा मुझे, है कि नहीं। तो ये उसके क्या किया आपने, उसके साथ असॉल्ट किया। एक टाइप में ये भी तो हो सकता है, क्योंकि उसको इंजरी होगी ना भाई, डायरेक्ट बैटरी ही होगी, ठीक है, अगर वो डॉग छूट गया उसको, है कि नहीं। तो यहां पर असॉल्ट, देखो असॉल्ट पहला स्टेप है,
असॉल्ट के बाद जब सेकंड स्टेज क्या बनता है, बैटरी। जब रियल में कुछ चीजें कर दो आप, तब वो बैटरी बनता है, ठीक। इमीनिएंट हार्म, देयर मस्ट बी एन इमीनिएंट डेंजर टू द प्लेंटिफ, देयर मस्ट बी प्राइमा फेसी एबिलिटी टू डू द हार्म, लाइक if the fist is shown from such a distance that threat cannot be executed, there is no assault। अब आप अपने टेरेस पे खड़े हो, आपका पड़ोसी कहाँ है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और बोलता है अब मैं तुम्हारे ऊपर डॉग छोड़ूंगा, तो आपको लग रहा है अब क्या ये बैटरी कमिट कर रहा है, वो नहीं। क्यों? इमीनिएंट हार्म नहीं है, ठीक है। दूर से किसी को मुक्का दिखाना वीडियो कॉलिंग पे, तो हो सकता है क्या है वो बैटरी नहीं। इमीनिएंट हार्म होना चाहिए, जैसे लगेगा कि अगले मोमेंट ही मेरे साथ हार्म हो सकता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो अगले के डॉग आएगा, अंदर घुसेगा, फिर उसके टेरेस पे चढ़ेगा, क्या वो इमीनिएंट हार्म है? नहीं है, ठीक है। तब तो वो भाग जाएगा, इतने रास्ते उसको आने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो हार्म कैसा होना चाहिए? इमीनिएंट, तभी उसको बैटरी मानेगा। देखिए ये सब पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ना, क्योंकि आपके वो जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो इन्हीं सब पॉइंट को देख के बनेंगे। वो ऐसा दिखा देगा कि यहाँ इमीनिएंट हार्म नहीं है, और पूछेगा कि बताइए बैटरी है क्या, तो नहीं होगी बैटरी, ठीक है। अच्छा, फोन पे कॉल करके बताना कि मैं तुमको बहुत मारूंगा, तो फोन पे कॉल करके बताया कि अगली बार मुझे तुम मत दिखना, ठीक है। ये सब धमकियां फोन पे चल रही हैं, तो क्या वो बैटरी है या असॉल्ट है? बैटरी तो वैसे भी नहीं है, असॉल्ट है क्या? वो नहीं है, इमीनिएंट हार्म नहीं है, ठीक है। फ्यूचर में हार्म, वो क्राइम में पनिशेबल हो सकता, क्रिमिनल इंटीमिडेशन करके एक टॉपिक है, वहां पनिशेबल हो सकता मान लो, पर वो बैटरी नहीं है, ठीक। देख लेते हैं अब डिफरेंस, देख लेते हैं, इसको भी लिख लीजिए आप। इन असॉल्ट देयर इज ओनली एन एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ पर्सन दैट ए बैटरी इज अबाउट टू बी कमिटेड। इन बैटरी देयर इज अ यूज ऑफ फोर्स विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, ठीक है। यहां पर एप्रीहेंशन है कि बैटरी कमिट करने वाली है, ठीक है। और बैटरी में क्या है? फोर्स का इस्तेमाल किया गया है विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन। नो नीड टू फिजिकल कॉन्टैक्ट, किसमें? असॉल्ट में फिजिकल कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर बैटरी में क्या? फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तभी बैटरी कमिट होगी। द पर्पज इज टू थ्रेटन, असॉल्ट में थ्रेट तो करते हैं, अब फिस्ट करना है, इससे क्या हुआ? थ्रेट करना हुआ ना, ठीक है। पर्पज इज टू कॉज हार्म, कि अगले का मैं करूंगा, ठीक है। अब फिस्ट यहां तक जब तक हमने किया, वो स्टेज में क्या था मैंने बताया आपको, असॉल्ट के स्टेज में। जब कमिट किया जाएगा रियल में, तब वो बैटरी बनेगा। वही पॉइंटिंग अ गन, ठीक है। हिटिंग समवन विद द स्टिक इज बैटरी, ठीक है, रियल सेंस में जब उसको एग्जीक्यूट कर दिया, हिटिंग समवन। अब देखते हैं तीसरे टाइप ऑफ टॉर्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट देखते हैं। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मीन्स इम्पोजिशन ऑफ अ टोटल रिस्ट्रेन। बात यहां पर ध्यान रखने वाली क्या है? टोटल रिस्ट्रेन होगा, ठीक है, पर्सन के साथ। अपॉन द लिबर्टी ऑफ द पर्सन फॉर अ शॉर्टर पीरियड एंड विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, ठीक है। टोटल रिस्ट्रेन आप लोग याद रखिएगा, किस पे? लिबर्टी पे। विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन होगा। टोटल रिस्ट्रेन होगी पहली चीज, पार्शियल रिस्ट्रेन नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। टोटल रिस्ट्रेन होनी चाहिए, ठीक है। लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी बताइए, मतलब क्या है लिबर्टी? फ्रीडम, किधर भी जाने की फ्रीडम, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? लिबर्टी। लिबर्टी में आपके पूरी तरीके से, आपकी जो लिबर्टी थी किधर भी जाने की, उस पर क्या किया गया? पूरी तरीके से उसको रोक कर दिया गया, टोटल रिस्ट्रेन लगा दिया गया, ठीक है। और ये रिस्ट्रेन कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन पे नहीं बेस्ड था। लॉफुल जस्टिफिकेशन क्या होता है? अब आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दी गया, ठीक है। हाउस अरेस्ट आप हो गए। हाउस अरेस्ट सुना है कभी वर्ड? लीडर लोगों को किया जाता है,
तो वो क्या कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं क्या, उनकी लिबर्टी जो रहती है बाहर जाने की वो तो खत्म हो गई है कि नहीं। तो पर वो कैसा है, लॉफुल जस्टिफिकेशन। जब ये बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के होगा तब क्या बनेगा, वो फॉल्स इंप्रिजनमेंट। ठीक है, ठीक। टोटल रिस्ट्रेन भी आपको समझ गया। टोटल रिस्ट्रेन क्या है, टोटल और पार्शियल रिस्ट्रेन का एग्जांपल आप बताइए क्या हो सकते हैं। हम विंडोलेस रूम में लॉक कर देंगे और उसमें विंडो हो और बहुत हाई हो। ठीक है ना, टोटल यहां अब देखिए यही अंतर आएगा। हम बोले थे ना कुछ टॉल्ट भी हैं और कुछ चीजें टॉल्ट के अलावा क्राइम में भी इंक्लूड है। ठीक है, ये इम्प्रिजमेंट भी क्या होता है, एक टाइप में क्राइम ही है। ठीक है, क्राइम में भी ये कैटेगरी इंक्लूड है। वो याद है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। ठीक है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, देखिए जो मैं आपको क्राइम की भी चीज बता रहा हूं ना, यहां जाके आप उसको रीड कर लीजिएगा एक बार बेसिक। और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ये किसके कॉन्सेप्ट है, आईपीसी के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। ठीक है, और ये कहा टॉल्ट में भी ऐसा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आ गया ना, फॉल्स इंप्रिजनमेंट करके। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ये क्राइम में भी है, ये टॉल्ट में भी है। ठीक है, तो अभी आपको क्या लग रहा है तीनों में क्या मेन डिफरेंस आ रहा है, बताइए, आपके बात सुनते हैं भी। कन्फाइनमेंट में रॉन्ग, देखिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वाली जो आप कैटेगरी देख रहे हो ना, उसमें भी क्या है, टोटल रिस्ट्रेन, कन्फाइन कर लेना। ठीक है, कन्फाइन वर्ड सुने होगे ना, बंद कर देना, इस कमरे में बिल्कुल बंद कर दिया। यहां क्या देखो, अब टॉल्ट देखो आप, क्या यहां पर पार्शियल रिस्ट्रेन पॉसिबल है क्या, फॉल्स इंप्रिजमेंट के केस में नहीं पॉसिबल है। पर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन जो है ना, वो पार्शियल रिस्ट्रेन पे काम करता है। ठीक है, समझ रहे हो, किसी एक को एक रास्ता जाने से आप रोक दो कि भाई तू सारे रास्ते जा पर इस रास्ते मत जा, ये क्या हो गया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो गया। पर टॉल्ट में ये क्या, टॉल्ट में एक्शनेबल होगा एक रास्ते में जाने से रोकना, नहीं होगा। क्यों, इसमें जो टॉल्ट में एक्शनेबल, जो फॉल्स इंप्रिजनमेंट का टॉल्ट है जो, उसमें कैसा होना चाहिए, एक टोटल रिस्ट्रेन होना चाहिए। क्राइम में आपके पास ऑप्शन थोड़ा वाइड हो जाता है। अगर आप वो आदमी जो आपको रिस्ट्रेन किया हो एक तरफ जाने से, जहां आपका राइट था जाना, ठीक है, वहां से आपको जाने से एक पर्सन ने रोका, तो आप उस पर केस कर सकते हो क्राइम के अंदर, टॉल्ट के अंदर नहीं कर सकते हो। और क्राइम में किस कैटेगरी में आप करोगे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के। कन्फाइन का तो मतलब यही हो गया, कन्फाइन तो बिल्कुल मिलता जुलता किससे है, फॉल्स इंप्रिजमेंट से। समझ रहे हो अंतर, मैंने ये डिफरेंस क्यों आपको, ये नया टॉल्ट, ये क्राइम का कॉन्सेप्ट क्यों यहां लिखा है, रीजन उसका ये है कि पार्शियल और टोटल रिस्ट्रेन हम समझ रहे हैं क्या होता है। ठीक, when a person is deprived of his personal liberty by being confined within four walls, फोर वॉल्स के अंदर कन्फाइन कर दो, और बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम लीविंग द प्लेस वेयर ही इज, रोक दो, बाहर से भी मैं रूम बंद कर दूं। ठीक है, बोलूं कि क्लास में आप लोग मस्ती बहुत करते हैं, तो अभी आज आप लोग एक दो घंटे यहीं बैठिए। ठीक है, एक दो घंटे भी बैठना क्या है, टाइम है, वो भी तब भी स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं आएगा, बंद ही कर दूं, कुछ बताओ ही मत, कब मैं खोलूंगा क्या करूंगा। ठीक है, ये किस टाइप की कन्फाइनमेंट हुई, रिस्ट्रेन हुआ क्या, ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन आपको लग रहा है कि ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो कि क्रिमिनल में होता है, जो फॉल्स इंप्रिजमेंट टॉल्ट में होता है, ये है रिस्ट्रेन है कि कन्फाइनमेंट है, ये बताओ, कन्फाइनमेंट है। ठीक है, ठीक है, यहां भी तो आपके पास टोटल रिस्ट्रेन होगा, कहीं से आप बच के पास ऑप्शन है क्या कि मैं इस डोर से नहीं जाऊंगा तो कोई और तरीके जाऊंगा, चले जाओगे क्या, यहां कोई और तरीका दिख रहा है क्या, तो विंडो भी नहीं, हाई विंडो तो छोड़ ही दीजिए आप,
विंडो भी नहीं है कि नहीं? तो ये कैसा हो गया? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तब आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, तब आप कहेंगे या तो सर पे मैं केस कर दूं, किसके अंडर? आईपीसी में चले जाए, या तो सर ने मुझे 1-2 घंटे तंग किया, मेरी कोचिंग क्लास छूट गई, मुझे डैमेज चाहिए, इन सब चीज का। तो आप क्या कर सकते हैं? केस, सिविल केस भी फाइल कर सकते हो, किसके अंदर? फॉल्स इम्प्रिजमेंट के अंदर। ठीक, क्लियर है कि कोई डाउट तो नहीं है यहां से? अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फॉल इम्प्रिजमेंट देख लेते हैं हम लोग। क्या एसेंशियल है? टोटल रिस्ट्रेन ऑन द लिबर्टी ऑफ द पर्सन, पहला एसेंशियल जरूरी जो है, टोटल रिस्ट्रेन होगी लिबर्टी पे। ठीक है, इन क्रिमिनल लॉ वेदर द रिस्ट्रेन इज टोटल और पार्शियल बोथ आर एक्शनेबल। कहां पर? मैंने आपको बताया था अभी, किसमें? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, दो कॉन्सेप्ट थे। यही बात देखो यहां भी लिखा हुआ है कि क्रिमिनल लॉ में टोटल हो चाहे पार्शियल हो, दोनों क्या है? एक्शनेबल है, आप कोर्ट में जा सकते हो उसके लिए। हाउएवर द सेम इज नॉट इन द केस ऑफ टॉर्ट। इन टॉर्ट ओनली टोटल रिस्ट्रेन इज पनिशेबल। पूरी तरीके से आपको जब रोका जाएगा तभी आप टॉर्ट में जा सकते हो, है कि नहीं? आपको एक रास्ता जाने से रोका गया, एक पाथ लेने से रोका गया जहां आपका राइट था, मान लो आपका राइट भी था उस पाथ पे जाने के लिए, पर आपको रोक दिए, तो आप टॉर्ट में जाओगे क्या? नहीं जाओ। ठीक है, फिर आप आईपीसी की जाके रेमेडी लो। ठीक, if a man is prevented from going into a particular direction but he is free to go any other direction, then there is no false imprisonment. ठीक है, केवल एक डायरेक्शन पे जाने से उसको रोका गया है और वो फ्री है, किसी भी, जो जिन्हें और भी रास्ते, दुनिया के कोई और रास्ते ले ले, पर उस रास्ते पे मत जाए। उसका राइट भी है, एक बार को मान लो उस पर्सन का राइट भी है, तो भी ये फॉल्स इंप्रिजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि रिस्ट्रेन किसका है? पार्शियल रिस्ट्रेन। इसलिए रीजन, हमने टॉर्ट के एसेंशियल में क्या पढ़ा था, याद है आपको? लीगल राइट का वायलेशन होना, ठीक है, लीगल इंजरी होना। अब ये पर्सन क्या कहेगा कि भाई मेरा तो लीगल राइट था, ये रास्ता तो रोड है, यहां आपने क्यों लगा दिया चीजें, मुझे जाने से रोक दिए। देखा आप लोगों ने, रोड में शादियों के लिए कर देते हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्था लगा देते हैं लोग इंडिया में, वो कैसा हुआ? वो आपको लग रहा है फॉल्स इंप्रिजमेंट है, कोई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है? वो नहीं है, ओके, रिस्ट्रेन है, जहां आपका राइट था जाने का उस रास्ते से, उस रास्ते पे जिन्होंने शादी ब्याह के चक्कर में उन्होंने पूरे राइट सबके क्या कर दिए? इफेक्ट कर दिए, है कि नहीं? राइट तो सबके इफेक्ट हो गए, पर उनको इसकी रेमेडी टॉर्ट में नहीं मिलने वाली है। ठीक, टू कमिट एन ऑफेंस ऑफ फॉल्स इंप्रिजमेंट अ पर्सन मस्ट हैव बीन कंप्लीटली डिप्राइव्ड ऑफ हिज लिबर्टी टू मूव बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। अब देखो, इस रूम में मैंने आपको कहा कि आपको अगर रख दिया जाए तो आपकी लिमिट क्या है? यही रूम तक ना, यहां पीसी चला सकते हैं, इसको इसमें गेम खेल सकते हैं, इसके बाहर कोई आपको काम करना है तो नहीं हो सकता है ना। तो एक लिमिट है, उसी में आपको कन्फाइन किया जाएगा। ठीक है, अब ये फेमस केस भी है, ये जो है ना, ये केस लॉ का उठाया हुआ फैक्ट है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ पब्लिक फुटवे वॉज इनक्लोज्ड बाय द डिफेंडेंट। पब्लिक फुटवे समझता है ना सबका, जब सब लोग जिस पे जाते हो रास्ता, पब्लिक फुटवे को किसने इनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया? डिफेंडेंट ने। उसको क्या किया? पब्लिक वाले रास्ते बंद कर दिए, ठीक, रोड को बंद कर दिया, और क्या किया? वहां पर सीट्स लगा दी। Seats were put there and entry to the enclosure was only allowed to those who have made the payment to watch the, क्या हुआ? Watch the rowing there। ठीक है, रोइंग स्पोर्ट्स होता है, सुना होगा आपने, रोइंग स्पोर्ट्स। उसने उसको रोका ही क्यों रास्ते को? था कि वहां पर उसने पहले तो सीट लगाई और फिर क्या बोला कि अब रोइंग, जिनको टिकट लिया रोइंग का स्पोर्ट देखने के लिए, वही यहां पर आएगा, बाकी लोगों को नहीं आना है। देखो ये स्टोरी, प्लेंटिव क्लाइम्ड ओवर द फेंस ऑफ द इनक्लोजर। अब उसने पब्लिक में रोक रखा था ना, तो ये जो प्लेंटिव था ये क्या किया? उसने क्लाइम किया, जो फेंस से रोका तो उसको क्लाइम किया, बट वॉज, हाँ ठीक है ना, बट वॉज प्रिवेंटेड टू गो फॉरवर्ड। ठीक है, वो जो इनक्लोजर पे जाने की कोशिश कर रहा था,
जहां टिकट देख के लोग किस लिए आए थे? रोइंग देखने के लिए। अब भाई वो जगह तो पब्लिक हाईवे था, पहले पब्लिक फुटवे था, तो जाना तो चाह रहा था, और ऊपर से हो सकता है उसकी ये भी इच्छा रही कि मैं भी देख लूं, है कि नहीं, उसको भी शो देखने का मूड रहा हो, ठीक। पर उसको प्रिवेंट कर दिया गया जाने, ठीक है, कि आप इस रास्ते नहीं जा सकते, ऐसा उसको बोला गया। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो टोटल रिस्ट्रेन ऑन द प्लेंटिफ लिबर्टी। ये बात हेल्ड की गई कि प्लेंटिफ की लिबर्टी पे टोटल रिस्ट्रेन नहीं था, ठीक है। द प्लेंटिफ वॉज फ्री टू गो बैक और इवन टू क्रॉस द ब्रिज थ्रू कैरियज वे। बोले थे ये प्लेंटिफ चाहता तो ये जो रास्ता लेने की वो जिद कर रहा है, जो इसको इंक्लोज कर दिया इसने, ठीक है वो पब्लिक वे ही, पब्लिक फुटवे ही है, पर डिफेंडेंट ने क्या किया, उसको बंद कर दिया है रोइंग का स्पोर्ट्स दिखाने के लिए। तो वो ये बात को हेल्ड की गई कि प्लेंटिफ चाहता तो वो वापस जा सकता था, जो जिद कर रहा था ना वो चाहता तो वापस चला जाता, या ब्रिज कोई और रास्ते से भी क्रॉस कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो ये क्या टॉल्ट है? टॉल्ट नहीं है, क्योंकि टोटल रिस्ट्रेन वाला जो चीज है वो यहां एब्सेंट है, इसलिए टॉल्ट नहीं है। मीन्स ऑफ एस्केप, दूसरी चीज हमको जानना जरूरी है कि मीन्स ऑफ एस्केप क्या होता है, ठीक है। इफ देयर इज अ मीन्स ऑफ एस्केप देन इट विल नॉट कम अंडर फॉल्स इंप्रिजनमेंट, ठीक है। हमने देखा, देखो सिंपल सीधी बात है, लिखा क्या है, टोटल रिस्ट्रेन। अगर मीन्स ऑफ एस्केप ही होगा उस रिस्ट्रेन से निकलने का आपके पास, तो क्या वो टॉल्ट होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो मीन्स ऑफ एस्केप होना होगा तो टॉल्ट ऑफ फॉल्स इंप्रिजनमेंट नहीं कमिट किया जाएगा, कमिट होगा, ठीक है। हाउ एवर द मीन्स ऑफ एस्केप शुड बी इंटेलिजिबल टू द पर्सन डिटेन्ड, ठीक है। जो भी मीन्स ऑफ एस्केप है, ठीक, वो जो पर्सन डिटेन किया गया है उसके हिसाब से होना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। जैसे इफ द पर्सन डिटेन्ड इज ब्लाइंड देन ही मे नॉट एबल टू लोकेट द मीन्स ऑफ एस्केप, ठीक है। अब बहुत बड़े हवेली में एक ब्लाइंड पर्सन को आप लेके गए, हवेली से निकलने के तो बहुत रास्ते थे, वो चाहता तो निकल भी जाता, पर उसके लिए रास्ता आपको लग रहा है पॉसिबल है निकलना? उसके लिए नहीं है। क्यों? इंटेलिजिबल टू द पर्सन डिटेन, वो ब्लाइंड पर्सन के लिए जाहिर सी बात है वो चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये चीज है पहला। द मीन्स ऑफ एस्केप शुड ऑल्सो बी रीजनेबल, रीजनेबल मीन्स ऑफ एस्केप होना चाहिए। जैसे इफ द विंडो इज प्रोवाइडिंग एस्केप इज सो हाई, बहुत ऊंचे विंडो है, ठीक है, दैट इट कैन कॉज इंजरी टू द पर्सन डिटेन देन इट विल कम अंडर फॉल्स इंप्रिजनमेंट, ठीक है। विंडो है, ये तो बोलेगा कि भाई इतनी बड़ी विंडो हमारे रूम में लगी हुई है, पर लगी कितने फीट पे? 15 फीट पे लगी हुई है, ठीक है, 20 फीट पे लगी हुई है रूम के, तो ये बात बोले कि इस विंडो से तुम कूद के चले जाते, क्यों नहीं गए? अभी तुम्हारा मैंने टोटल रिस्ट्रेन किया ही नहीं, वो तो ये एग्जांपल देगा ना कि तुम्हारा टोटल रिस्ट्रेन कहां हुआ, यहां तो पार्शियल रिस्ट्रेन हुआ है, तुमको कंप्लीटली तुम्हारे पर ऑप्शन था भाई विंडो कूदते और चले जाते, तब क्या बोला जाएगा इसमें कि जो भी मीन्स है एस्केप के वो रीजनेबल होने चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए। ये इतनी हाई विंडो क्या है? अनरीजनेबल मीन्स ऑफ एस्केप है भाई, अगर उसको क्रॉस करेगा तो खुद के उसके पांव हाथ टूटेंगे, ठीक है। कोई आदमी अनरीजनेबल ही उसको ऐसा क्रॉस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट लिख लीजिए, दो पॉइंट क्या आ गए यहां से, हमने दो पॉइंट क्या समझ लिए? ठीक है, इंटेलिजिबल टू द पर्सन डिटेन्ड हमने पहला पॉइंट समझा, और दूसरा पॉइंट क्या समझा? रीजनेबल होना चाहिए, लिखा आपने, ठीक है। डिफेमेशन, ठीक है, ये चौथे टाइप का जो आज हम लोग टॉल्ट पढ़ रहे हैं उसमें फोर्थ कैटेगरी है डिफेमेशन। क्या ये भी क्राइम है? डिफेमेशन में, डिफेमेशन भी क्या है? क्राइम है, ठीक है। डिफेमेशन इज द इंजरी टू द रेपुटेशन, गुडविल एंड कैरेक्टर, ठीक है, इंजरी है, ठीक है। इंजरी देखो मैं यही कह रहा था, टॉल्ट में आप इंजरी को सुन के आप ये मत समझिएगा कभी कैसी इंजरी होगी, फिजिकल इंजरी, चोट वाली, वो वाली इंजरी नहीं है, यहाँ लीगल इंजरी हुई है पर्सन के साथ, ठीक है, लीगल चोट पहुंची उसको, है कि नहीं? लीगल चोट पहुंची है किस पे? उसके रेपुटेशन, जो भी उसकी इज्जत है उस पर, पहली चीज। गुडविल, गुडविल मतलब क्या होता है सब पता है आप लोग को? गुडविल
अच्छा, गुडविल वर्ड हमने एक बार और भी सुना है जब हम पढ़ रहे थे कोई कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट जब हमने पढ़ा था गुडविल वर्ड यूज किया था? बिजनेस और ट्रेड। जब हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे थे, याद है आप लोगों को? तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड होते हैं, ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ठीक है, उसमें भी गुडविल की सेल पे रिलेटेड एक्सेप्शन था, ठीक है। तो गुडविल क्या है कि जो भी नाम, आपके नाम से कुछ जुड़ा हुआ है चीज, वो एंड कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, ठीक है। हवा इंसान का कैरेक्टर तो इज ऑनेस्ट पर्सन है कि नहीं, कैरेक्टर है उसका, ठीक है, ही इज अ पंक्चुअल पर्सन, ठीक है। अब लीगल राइट कौन सा? राइट टू रेपुटेशन से बड़ा ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी आपको कौन से राइट यहां दिए हुए दिख रहे हैं? लिबर्टी वर्टी दिखने में अच्छा है कि आदमी समझ जाता भाई ये भी फॉल्स इंप्रिजमेंट है, लिबर्टी मेरी चली गई तो मेरा बहुत बड़ा राइट है। क्या आदमी के पास राइट टू रेपुटेशन नहीं है क्या सोसाइटी में? है कि नहीं? इससे बड़ा तो कोई राइट नहीं होगा, है कि नहीं? रेपुटेशन से बड़ा कोई इज्जत से बड़ा कोई राइट है क्या? नहीं है। तो ये आप ये मत कहिए कि कौन सा राइट वायलेट हो रहा है। राइट टू रेपुटेशन एंड डिग्निटी ही वायलेट हो जाती है अगर आप किसी को डिफेम किया गया, है कि नहीं? देखो लिखा है अ मैन्स रेपुटेशन इज कंसिडर्ड एज हिज प्रॉपर्टी विच इज मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर प्रॉपर्टी। सो इफ अ पर्सन इंजर्स द रेपुटेशन ऑफ अनदर देन ही डज सो एट हिज ओन रिस्क, ठीक है। अगर आप दूसरे के रेपुटेशन को इंजर करेंगे तो आप खुद के रिस्क पे करेंगे, ठीक है। अब टू टाइप्स के हैं, ठीक है, टू टाइप्स के डिफेमेशन है, लिख लीजिए इसको भी। पहला क्या है? लिबेल, ठीक है, पहला है लिबेल, दूसरा है स्लैंडर, ठीक है। ये सिविल में कैटेगरीज है, क्राइम में ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है, सिविल की कैटेगरीज है लोग, ठीक है। इट इज द रिप्रेजेंटेशन मेड इन सम परमानेंट फॉर्म, परमानेंट फॉर्म में होना चाहिए, परमानेंट फॉर्म, लाइक राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चर एक्सेप्ट। क्या होगा? राइटिंग परमानेंट ही होती है ना, लिख के किसी को डिफेम करो, प्रिंटिंग पिक्चर से किसी को डिफेम करो, है कि नहीं? पिक्चर बना देते हैं ना लोग एक दूसरे का खराब खराब, वैसा वो भी डिफेमेशन ही हुआ ना। स्लैंडर क्या है? स्टेटमेंट दो, यहां स्पोकन, देखो एस से स्लैंडर और एस से क्या होगा? स्पोकन, तो याद रखना स्पोकन होगा ये, ठीक है। स्पोकन वर्ड्स और गेस्चर्स ये परमानेंट है क्या? बोले भूल गए, है कि नहीं? टेम्परेरी है, देखिए ये देखिए टेम्परेरी है और वो क्या है? परमानेंट। ये टेम्परेरी है, लिखा आपने दो टाइप के विद एग्जांपल के साथ। अच्छा अभी जो हमारे हो जाएंगे ना टॉल्ट, इसके मैं रेलेवेंट आपको सेक्शन भी दिखाऊंगा, कहां पर? आईपीसी में। तो हमारे दो कॉन्सेप्ट साथ में हो जाएंगे, है कि नहीं? तो एक बार जितना आज का टॉपिक था उसको कर लेंगे, फिर थोड़ा आईपीसी भी पढ़ लेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है टॉल्ट से, ये डिफेमेशन से? नहीं। अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिफेमेशन देखिए, एसेंशियल एलिमेंट्स इसके क्या है, ठीक है। द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी, स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? डिफेमेटरी होना चाहिए। डिफेमेटरी स्टेटमेंट इज द वन विच टेंड टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ द प्लेंटिफ, जिससे उसकी रेपुटेशन क्या होगी? इंजर होगी, ठीक है। ऐसे ही स्टेटमेंट देना। सच बात बोलना क्या डिफेमेशन है? एक चोर को अगर चोर बोला जाए तो क्या डिफेमेशन होगा? वो नहीं होगा, क्योंकि क्या वो ट्रूथ है, ठीक है। ट्रूथ कभी डिफेमेशन नहीं होता, ठीक है। पर एक साधारण सीधे साधे आदमी को अगर तुम ये सब चीजें बोलो तो डिफेमेशन, क्योंकि उसका क्या हुआ? राइट टू रेपुटेशन उसका लॉस हुआ, ठीक है, वायलेट हुआ। When the statements cause anyone to be regarded with the feeling of hatred, contempt, ridicule, fear, dislike or disesteem, तो कोई इतनी चीजें लिखी हैं, सब वर्ड का मीनिंग अलग है। हेट्रेड क्या है? नफरत। कंटेम्प्ट ऐसा ही रिलेटेड है, कंटेम्प्ट थोड़ा उससे नफरत से नीचे का पोजीशन, कंटेम्प्ट। रिडिक्यूल सुना ही होगा आपने, मजाक का पात्र बनाना, ठीक है। फियर, ठीक है, उसको ऐसी चीजें बोलो जिसको फियरफुल हो, ठीक है।
डिसलाइक सोसाइटी में उसके लिए फैल रही हो। डिसस्टीम, डिसस्टीम क्या होता है, सोसाइटी की नजर में उसका काम कम हो जाए, उसकी नजर में, सोसाइटी की नजर से वो क्या करे, कम हो जाए, रेपुटेशन उसकी कम होना, उसी को कहते हैं डिसस्टीम। ऐसे स्टेटमेंट क्या है, डिफेमेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, ये देखो, ये भी एक केस लॉ पे ही बेस्ड है। ठीक है, एक लोकल न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया कि ए इलोप कर गई है विद सी लास्ट नाइट। ठीक है, इलोप समझता हुआ घर से भागना। ठीक है, ए लड़की भाग गई है सी के साथ लास्ट नाइट। ए बिलोंग्स टू अ वेल एजुकेटेड फैमिली एंड वाज आल्सो स्टूडेंट ऑफ बीकॉम फाइनल ईयर। ठीक है, वेल एजुकेटेड फैमिली से, वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती थी लड़की। ठीक है, स्टूडेंट भी थी वो, पुराने जमाने का केस है जिसपे एग्जांपल लिया गया है। स्टूडेंट ऑफ बीकॉम फाइनल ईयर भी थी। जो न्यूज आइटम पब्लिश हुआ वो अनट्रू था। अगर यही बात ट्रूथ होती तो क्या डिफेमेशन होता, नहीं होता। ट्रूथ कभी भी डिफेमेशन नहीं है, चाहे वो जितना ही खराब हो। ठीक है, सत्य के साथ क्या जुड़ा हुआ है कि वो कड़वा होता है कि नहीं। ठीक है, वैसा ही सच बात कभी डिफेमेशन नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको बहुत, आप देखो कि बहुत ज्यादा रेपुटेशन लॉस की गई है, क्वेश्चन में ये सब दिया हो, पर बात कैसी निकले, सच, तो आप क्या डिफेमेशन देखोगे, नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना वहां पर। ठीक है, और ये बात थी निकली अनट्रू एंड हैड बीन पब्लिश्ड विद अटर इररिस्पॉन्सिबिलिटी। जाहिर सी बात है, आप न्यूज़पेपर के क्या हो, पब्लिशर हो, है कि नहीं। आपको कोई खबर छापनी चाहिए तो क्या करनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि नहीं, लेनी चाहिए ना। तो ये स्टेटमेंट उसने कैसा छापा, विद अटर इररिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, डिफेमेटरी। पहले अनट्रू था, इस देखो इस स्टेटमेंट से उस लड़की का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। स्टेटमेंट क्या है, अनट्रू, पहला डिफेमेशन का चेकबॉक्स क्लियर, अनट्रू चीज है, लोअर करता है सोसाइटी में रेपुटेशन, कर रहा है ये चीज। लड़की भाग गई उनकी, देखते हो ये सब बात आंटियां लोग करती हैं, है कि नहीं। सोसाइटी की बातें हैं ना, ये सब सोसाइटी में रेपुटेशन कम हो जाना, इज्जत हमारी नहीं बचेगी, ये सब बोलते हैं ना, ये सब चीजें। तो भाई सोसाइटी की नजर में इज्जत कम हुई कॉमन लोगों की, किसकी वजह से, उस पब्लिशर की वजह से जो ये मटेरियल छापा था। ठीक है, तो इस वजह से स्टेटमेंट को क्या कहा गया, डिफेमेटरी। और डिफेंडेंट पे क्या लगा, डिफेंडेंट कौन है, वही पब्लिशर न्यूज़पेपर का, उसको लाइबल माना गया, उसको कंपनसेशन भी देना पड़ा। अब ये देखो एसेंशियल लिख लो। देखो पहला हमने क्या लिख दिया, पहला एसेंशियल क्या था, स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। अभी दो एसेंशियल और देखो, स्टेटमेंट मस्ट रिफर टू द प्लेंटिफ। देखिए प्लेंटिफ की ही बात उसमें क्लियर कट होनी चाहिए। ठीक है, ठीक। अभी वो देखा सारे नेता लोग चोर हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, अब ये तो ट्रूथ है, वैसे तो सब्जेक्टिव चीजें हैं, ट्रूथ है कि नहीं है। ठीक है, पर सारे नेता चोर हैं, किसी को रिफर कर रहा है क्या, पर्टिकुलर को नहीं रिफर कर रहा है ना। ये कैसा स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट कभी डिफेमेटरी किसके अंदर, सिविल लॉ के अंदर नहीं होते। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट नहीं डिफेमेशन होता है। ठीक, ये जान लीजिए। जनरल डिफेमेशन देने, अब मैं लॉयर हूं तो मैं क्या करूं, बोलो कि ये तो मुझे डिफेम कर रहा है, क्या बोल के कि सभी लॉयर क्या है, फ्रॉड है, सब केवल लूटते हैं, ऐसे सारे लॉयर ऐसे ही हैं। ठीक है, तो ये मुझे भी डिफेम कर रहा है, मैं भी लॉयर हूं, एडवोकेट हूं, तो क्या मैं केस फाइल करूं उस पर, सिविल केस में, क्योंकि उसने मुझे रिफर किया क्या कहीं से, नहीं रिफर किया। ठीक है, ये बात है पहले, उसका दूसरा एसेंशियल, द प्लेंटिव हैज टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट विच ही थिंक्स इज डिफेमेटरी मस्ट रिफर टू द प्लेंटिव। ठीक है, ठीक है, वो प्लेंटिव को ही बात ये प्रूव करनी कि ये जो बात ये कह रहा है ना, मुझको कह रहा है। ठीक है, इसलिए मेरी रेपुटेशन इसकी वजह से कम हुई है। इट इज इमटेरियल हियर दैट द डिफेंडेंट डज नॉट इंटेंड टू डिफेम द प्लेंटिव। प्लेंटिव अगर ये बात प्रूव करने में कैपेबल है कि जो भी इसका स्टेटमेंट किसको इशारे कर रहा है, मेरे को। ठीक है, अच्छा, इन्वेंडोज भी एक वर्ड होता है, इन्वेंडोज सुना है कभी क्या, इनडायरेक्ट रेफरेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट रेफरेंस, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसको पैसे अगर दे दो तो बहुत जल्दी टाइम पे लौटा देता है। ठीक है, इसको पैसे दिया करो। ठीक है, इसको, ये सुनने में कैसा लग रहा है, अच्छा स्टेटमेंट है,
पर इसको आदमी घुमा के भी बोल सकता है कि जिससे क्या इंप्रेशन अगले को जाए कि इसको पैसे मत दो, ये कभी भी पैसे लेता क्या करता है, नहीं देता है। ये भी तो अगर ऐसे इसको बोला जाए, भाई ये तो हमेशा ही पैसे देता है, ये तो टाइम पे ही दिया मुझे आज तक, ठीक है तुम भी देके एक बार देख लो, तुमको भी टाइम पे दे देगा, ठीक है। अगर ऐसे मैंने बोला है चीज और मैंने नॉर्मल इसको बोला कि भाई अच्छा आदमी है, इसको आप पैसे दे दीजिए, आपको टाइम पे लौटा देगा, ये क्या है, सेंटेंस बिल्कुल सेम है, कहीं डिफरेंस दिखा आपको, एक भी वाक्य में एक भी लाइन में आपको डिफरेंस दिखा नहीं। डिफरेंस कहां आ जा रहा है, इनवेंडोज में। क्या है, आदमी अपने टोन से क्या कर रहा है, एक ताना मार रहा है कि नहीं, अगले को क्या है, हिडन मीनिंग होल्ड कर रहा है वर्ड, ठीक कि नहीं। तो ये क्या हुआ, डिफेमेशन। डिफेमेशन कैसा, जहां वर्ड ऑल्दो डायरेक्ट डिफेम करने के लिए नहीं थे, पर कैसे हैं वो, इनडायरेक्ट तो किसी को डिफेम कर ही रहे। थैंक यू मैम। ठीक है, यहां तक कोई डाउट आपको, ठीक। इनवेंडोज भी समझ गया क्या होता है, ठीक। द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड, तीसरा एसेंशियल ये है कि वो पब्लिश्ड होना चाहिए। पब्लिश्ड का मतलब क्या, न्यूज़पेपर में छाप दो, ऐसा है क्या, कोई भी किसी को। पब्लिश्ड मतलब जाहिर सी बात अगले को पता चलना, ठीक है। रूम में मैंने किसी को बुलाया, कहा कि तुम एक नंबर के चोर किस्म के आदमी हो, ठीक है, ठीक है, उसके ऐसे बोला मैंने, ठीक है, डिफेमेशन हो गया क्या, वो चोर नहीं था, मान लो एक बार को बहुत अच्छा आदमी था, पर मैंने उसको बोल दिया कि तुम चोर किस्म के आदमी हो, डिफेमेशन हुआ क्या, मैं और वही बैठे हुए रूम में, नहीं। पब्लिश मतलब जब वो तीसरे के नॉलेज में आए, कोई तीसरा पर्सन ये बात को सुन पाए। आदमी खुद के नजर में तो अपने आप को जानता ही है ना वो कैसा है, ठीक है। तो इस डिफेमेशन के लिए क्या जरूरी है कि ये पब्लिश भी होना चाहिए। लेटर वाला क्या, ये वाला, ठीक है ना। पब्लिश हेयर मींस दैट द डिफेमेटरी मैटर मस्ट बी नोन टू सम अदर पर्सन, कोई दूसरा भी आदमी जान पाए कि भाई ये चीज इसने उसको डिफेमेटरी बोली है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कुछ भी बोलूं मैं, ठीक है, सामने से आके कुछ भी बोलूं और केवल हम ही दुम रहे तो होगा क्या डिफेमेशन, नहीं होगा, ठीक है। मस्ट बी नोन टू सम अदर पर्सन अदर देन द पर्सन डिफेम्ड अनलेस नो सिविल एक्शन अराइजेस, ठीक है। वो जो डिफेंड हुआ, जिसको डिफेम किया तुमने, वो तो बन जाएगा प्लेंटिफ, प्लेंटिफ तुम बन गए डिफेंडेंट। इसके अलावा अगर प्लेंटिफ डिफेंडेंट तक ही बात सीमित है तो कभी डिफेमेशन नहीं है। क्या होगा, थर्ड पर्सन आएगा तब जाके डिफेमेशन होगा, ठीक है। सेंडिंग अ डिफेमेटरी लेटर नोन फॉर प्लेंटिफ इज रेड बाय सम थर्ड पर्सन हु इज नॉट ऑथराइज्ड टू रीड इट, देन द डिफेंडेंट इज नॉट लायबल, ठीक है। क्या हुआ, एक लेटर भेजा कि मेरे पैसे तुम लौटा दो, अगर तुमने नहीं लौटाए तो इससे मेरे अंदर यही इंप्रेशन पड़ेगा तो तुम एक नंबर के चोर किस्म के इंसान हो, ठीक है, जो कभी टाइम पे पैसे नहीं लौटाता। ये मैंने लेटर लिख के भेजा, ठीक है भाई मेरे पैसे अब लौटा दो, ठीक है, पिछली बार भी तुमने नहीं लौटाए थे। बहुत सारे एलिगेशन उसमें डाले, भर भर के मैंने उसमें एलिगेशन लिखे उसके ऊपर, ठीक है, और उसको भेज दिया मैंने लेटर को। अब उसकी वाइफ ने उसको पढ़ लिया। अब मैंने भेजा तो अपने दोस्त को था जो मेरे पैसे नहीं लौटा रहा था, ठीक है, उसकी वाइफ ने उसको लिया पढ़। क्या ये डिफेमेशन है, क्यों, ऑथराइज नहीं थी। हमेशा लेटर किसको मिलना चाहिए, जो पर्सन को इंटेंड किया है उसी को मिलना चाहिए ना। मैंने क्या सोचा था, मेरी दोस्त की वाइफ उसको पढ़ेगी, ठीक है, मैंने तो उसको डायरेक्ट भेजा था ना, उसके लिए बात है कि नहीं। तो उसकी वाइफ ऑथराइज नहीं थी उसके लेटर को पढ़ने के लिए, पर फिर भी उसने क्या किया, रीड किया, तो उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं कि अब मेरी वाइफ जान गई कि मैं ऐसा आदमी हूं, तुमने ऐसा करवाया उसकी नजर में, मेरी रेपुटेशन क्या की, कम की अपने इस लेटर के थ्रू। हुआ तो काम वही है, पर अल्टीमेटली वो डिफेमेशन क्यों नहीं है, रीजन ये है कि वो पब्लिश्ड इस नियत से नहीं हुआ है, ठीक है। इंटेंशन इंपॉर्टेंट, ये चीज यहां देख लो। देखो ये जो पॉइंट्स में इतने डिटेल में क्यों समझा रहा हूं, इसके पीछे का रीजन है कि इसी पॉइंट से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इन्हीं प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक। तो पब्लिश वाला क्राइटेरिया में ये चीज समझ लेना कि इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है, इंटेंशन होना चाहिए कि अगले को जानकारी इसकी बात की हो। अगले को मैं ये जानने ही नहीं देना चाहता था कि अगले को जानकारी हो। अब मैं रूम में हूं चुपचाप, उसको बुलाया मैंने रूम में कि मीटिंग में आ,
यहां आप अलग आके मेरे से बात करो। वो आ गया और उसको चुपके से कोई आदमी सुन रहा था, थर्ड पर्सन चुपके से उसको सुन रहा था इस बात को, मीटिंग को, और मुझे ये बात की नॉलेज नहीं है। क्या मैंने उसको डिफेम कर दिया? बोला तो उसको मैंने बहुत चीजें, ठीक है, तुम इस लायक नहीं हो, उस लायक नहीं हो, सब चीजें उसको मैंने बोल डाली, ठीक है, कुछ पंक्चुअलिटी नहीं, बहुत चीजें बोली उसको मैंने, डिफेम करने के लिए काफी चीजें बोली। पर वो क्या पब्लिश हो गया? पब्लिश तो हो गया क्योंकि चुपके से कोई सुन रहा था उसको। पर क्या मैं लाइबल हूं यहां पर? नहीं हूं, क्योंकि इंटेंशन नहीं था थर्ड पर्सन की वो नॉलेज में आए, ठीक है, ये बात है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन कभी भी कोई चीज होती वो डिफेमेशन में नहीं आती है, ठीक है। नेता लोग क्या करते हैं? पब्लिक में बात बोलते हैं कि इन्होंने पब्लिक में बात बोले, जाके पर्सनली यही बात बोल दो, पर पर्सनली वो बोलते नहीं है कि नहीं? तो डिफेमेशन कभी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जब बातचीत लड़ाई झगड़े होते हैं तो डिफेमेशन में नहीं आता है, ठीक है। क्लियर है आपको? अच्छा ये बताओ, एक लेटर भेजा मैंने अपने फ्रेंड को, उर्दू में लिख के भेजा। मुझे तो उर्दू आती है बढ़िया से, मैंने उसको उर्दू में एक लेटर लिख के भेजा, उसको नहीं आता था उर्दू। मैंने कहा कि लेटर तो मैं भेज रहा हूं, मुझे बचना था ये तरीका यूज करके, ठीक है। मैंने कहा कि उर्दू में भेज देता हूं इसको लेटर, ये किसी को पढ़ाएगा ही, इसको तो उर्दू आती नहीं है, ये उर्दू पढ़ने के लिए किसी तीसरे को बुलाएगा, और जब तीसरा पढ़ के इसको बताएगा तो तीसरा जान ही जाएगा ऑटोमेटिक, ये बात है कि नहीं? अब बताओ डिफेमेशन हुआ कि नहीं हुआ? क्यों कहो? इंटेंशन था, इंटेंशन यहां पर प्रेजेंट है कि अगला, और मुझे बात पता है कि उसको उर्दू नहीं आती है, तो भी मैंने अपना लेटर किस में भेजा? उसको उर्दू में भेजा, ठीक है। यहाँ इंटेंशन भी प्रेजेंट है और तीसरे के नॉलेज में भी आ रहा है, इसलिए वो पब्लिश भी हो चुका है। क्लियर है कि डिफेमेशन से कोई डाउट है अभी आपको? देखो यही बात लिखी हुई है, ठीक है। यहां इंटेंशन आ गया, वहां इंटेंशन क्या था? एब्सेंट था। इस बात से डिस्टिंग्विश कर लेना, या ये यहां ऐसी चाल वो चल रहा है कि नहीं? ये बचने के मूड में है वो डिफेंस लगा के कि पब्लिश ना हो, पर ऐसी चीजें वो कर रहा है कि पब्लिश होगी, पॉसिबल ही नहीं है बिना पब्लिश। पब्लिश मतलब क्या? नॉलेज के ऑफ थर्ड पर्सन क्या है, ठीक। ट्रेसपास, ये भी टॉल्ट है क्या? ये क्राइम है क्या ट्रेसपास? ठीक है, ट्रेसपास भी एक ऐसा टॉल्ट है जो क्राइम भी है और टॉल्ट भी है। कितने टॉल्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिए? बैटरी असॉल्ट, ठीक है, ये सब क्राइम में आते हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़ा? डिफेमेशन पढ़ा, उससे फॉल्स इंप्रिजमेंट, उसका भी हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या? रॉन्गफुल कन्फाइंड एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, ठीक है। उसके बाद हमने डिफेमेशन पढ़ा, उसका भी हमने आईपीसी का, मैंने बोला कि डिफेमेशन आईपीसी में भी है। अभी ट्रेसपास, ये भी क्या है? आईपीसी में भी है। चलो अब ट्रेसपास देख लेते क्या है। अनरीजनेबल इंटरफेरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, लैंड, पर्सन और गुड्स, ठीक है। अनरीजनेबल इंटरफेरेंस, कोई आके घर में आपके घुस जाए, वो क्या कर रहा है? ट्रेसपास कर रहा है। उसको अथोराइज है क्या वहां आने पे? क्या कर रहा है? इंटरफेरेंस तो कर रहा है। आपकी जो इंजॉयमेंट है भाई, आपकी प्रॉपर्टी आप इंजॉय करोगे, आप जिसको चाहोगे वो अंदर आएगा, ठीक है। अनरीजनेबल इंटरफेरेंस किसी की प्रॉपर्टी, लैंड या पर्सन पे भी होता है ट्रेसपास, ठीक है। ये सब चीजें करना ट्रेसपास होता है। इन ट्रेसपास द लीगल राइट ऑफ द ओनर इज इन्फ्रिंज्ड बिकॉज ही इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द प्रॉपर्टी बाय मिस अप्रोप्रिएशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हिज राइट, ठीक है। लीगल राइट ओनर का इन्फ्रिंज हो जाता है। लीगल राइट का मतलब मैंने क्या आपको बताया था? इन्फ्रिंज हो जाना लीगल राइट को। इंजूरिया, इंजूरिया वर्ड इसके लिए यूज हुआ, ठीक है। क्यों लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है? क्योंकि वो डिप्राइव किया गया है राइट टू एंजॉय, ठीक है। राइट टू एंजॉय, अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का हक किसको है? ओनर को, ठीक है। ट्रेसपास कैसे हुआ? कोई आ गया घर पे, निकल ही नहीं रहा है। और भी कैसे हो सकता है? कब्जा करते हैं जमीनों को, देखा होगा आपने, ओनर ने छोड़ दी जमीन, खाली कर दी, ठीक है। कुछ लोग आके क्या किए उसमें इंक्रोच कर दिए, वहां पर बिल्कुल पिलर उलर गाड़ दिए, वहां पर छोटी सी क्या दुकान खोल लिए, छोटा सा होटल खोल लिए। ये क्या है? ट्रेसपास, ठीक है। क्योंकि वो ओनर को उसकी बेनिफिट के लिए इंटाइटल्ड है, ना कि आप हो, ठीक है। बाय मिस अप्रोप्रिएशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हिज राइट, या तो मिस अप्रोप्रिएट कर दो या एक्सप्लॉइट करो उसके राइट को। यहां क्या किया उसने? एक्सप्लॉइट ही तो किया उसके राइट को, ठीक है। ट्रेसपास आर ऑफ थ्री टाइप्स: ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास टू लैंड
एंड ट्रेसपास टू गुड्स। ठीक है, 3 टाइप में होता है। क्लियर है? ट्रेसपास टू पर्सन, इसको देख लेते हैं। When some interference or harm is caused to the person, harm is caused to the body of the person, it is called trespass to the person। कोई इंटरफेरेंस या हार्म करो दूसरे की बॉडी पे, जो बैटरी असॉल्ट हम लोग देख रहे थे ना, वो क्या है? ट्रेसपास टू पर्सन ही है, उसी की कैटेगरी के अंदर वो आते हैं, ट्रेसपास टू पर्सन के अंदर। ठीक है, इन्वेजन ऑफ पर्सन राइट टू फ्रीडम, जाहिर सी बात है, जो भी उसकी फ्रीडम है उसको हम इन्वेजन कर रहे हैं उसका। कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टॉर्ट्स, असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इंप्रिजमेंट, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी को कंसिडर करता क्या? ट्रेसपास टू पर्सन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? स्लैपिंग समवन और पॉइंटिंग अ गन ऑन समवन। स्लैपिंग समवन क्या हुआ बताओ अभी? बैटरी। और पॉइंटिंग अ गन असॉल्ट हुआ। ठीक है, असॉल्ट मतलब फियर ऑफ इंजरी आती है किसी के अंदर, उसी को असॉल्ट करते हैं हम लोग। ट्रेसपास टू लैंड, ये क्या है? इट इज इंटरफेरेंस विद द पोजेशन ऑफ लैंड विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। ठीक है, आप इंटरफेरेंस कर रहे हो, जो पोजेशन ऑफ लैंड है किसी के पास, उसका क्या, उसमें आप क्या कर रहे हो? इंटरफेरेंस कर रहे हो। ठीक है भाई, ट्रेसपास कैन बी कॉज्ड बाय अ पर्सन हिमसेल्फ एंटरिंग द लैंड ऑफ अनदर पर्सन और डूइंग द सेम थ्रू मटेरियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ फेंक रहे हैं। ठीक है, तो आपका पड़ोसी लाके आपके क्या कर रहा है? आपके घर में अपने घर की कूड़े को फेंक रहा है। ठीक है, क्या है? क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं कर रहा है क्या, पर किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहा है। उससे क्या, आपको, आपके भाई आपकी प्रॉपर्टी है, आपको इंजॉय करने का हक है। आप लोगों ने देखा होगा नोटिस में कि यहां कूड़ा ना फेंके, अगर कूड़ा फेंका तो आपके विरुद्ध लीगल एक्शन लिया जाएगा। ट्रेसपास टू लैंड, यही लीगल एक्शन लेगा वो जो आदमी इस नोटिस को डालता है। देखा है कि नोटिस कभी आप लोगों ने? यहां पर आप गंदगी ना फैलाएं, ये सब चीजों का। ठीक है, गोइंग बियॉन्ड द पर्पस फॉर विच अ पर्सन इज एंटर्ड सर्टेन प्रेमाइस और क्रॉसिंग अ बाउंड्री वेयर ही इज द अथॉरिटी टू गो अमाउंट्स टू ट्रेसपास। ठीक है, जहां पर आप किसी की बाउंड्री या प्रेमाइस को क्रॉस करें, जहां तक आप इंटाइटल्ड हो। ठीक है भाई, रोड तक लोग इंटाइटल्ड हैं, रोड के बगल में ही घर रहता, क्या उसमें घुसने के लिए इंटाइटल्ड है? नहीं, उसके बियॉन्ड जा रहे हैं, जहां से तक वो इंटाइटल्ड है उसके बियॉन्ड। इफ अ पर्सन इज एंटर्ड द प्रेमाइस ऑफ अनदर just to the save the life of someone, then it will not amount to trespass। इससे भी इलस्ट्रेशन से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बन सकते हैं कि नहीं? जैसे कोई सुसाइड का है आपके पास कि भाई यहां अगले आपका पड़ोसी सुसाइड कमिट कर रहा है, तो आप क्या किए? जाके आपके उसके घर में घुस गए आप। उसको, वो चाहता है क्या कि आप उसके घर में आओ? नहीं, क्योंकि भाई उसको तो सुसाइड कमिट करना है, पर वो नहीं चाहता है। पर आप क्यों गए वहां पर? उससे बचाने के लिए, लाइफ सेविंग करने के लिए कोई चीज की जाएगी, वो ट्रेसपास नहीं होगी। तो जितने भी क्वेश्चन इस मैगजीन पर बनेंगे, जहां आप देखोगे कहीं लाइफ सेविंग हुई, तो आप उसको बोल देना ये ट्रेसपास नहीं है। ठीक है, अब ट्रेसपास टू गुड क्या है? इट इज द इंटरफेरेंस विद द गुड्स विच आर प्लेंटिव पोजेशन विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। ठीक है, गुड्स कैन बी रिफर टू द पर्सनल प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल एक्सेप्ट फॉर लैंड। ठीक है, गुड्स भाई सुना ही होगा आप लोगों ने। ठीक, जैसे जो मूवेबल, ज्यादातर मूवेबल चीजों को ही गुड्स में लिखा जाता है, बहुत कम ही इमूवेबल चीजें गुड्स में आती हैं टॉर्ड के अंदर। मिस्टेक ऑफ ओनरशिप कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डिफेंस। देख लो भी क्या हुआ है। टू फ्रेंड्स आर स्टडिंग टुगेदर, आफ्टर स्टडिंग बी टुक द बुक ऑफ ए अज्यूमिंग इट टू हिज बुक। हियर इन दिस केस द मिस्टेक ऑफ ओनरशिप कैन नॉट बी टेकन। ठीक है, दूसरे की बुक लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेसपास टू गुड्स कभी पूछते नहीं है, पर बेसिक जान लो दूसरे के गुड्स बिना उसको बताए। ठीक है, ये सब चीजें करके ले लेना, उसी को ट्रेसपास टू गुड्स कहते हैं। इफ द डिफेंडेंट इज wrongfully detaining the goods belonging to the plaintiff and refuses to deliver the same on lawful demands। ठीक है, आपने किसी का गुड्स डिटेन कर लिया, ठीक है, पर आप उसको दे नहीं रहे। भाई जाहिर सी बात है, जिसका गुड आपके पास है वो डिमांड कर रहा है कि भाई मेरे सामान मुझे लौटा दो, आप उसको दे नहीं रहे, तो प्लेंटिफ कैन रिकवर द सेम बाय ब्रिंगिंग द एक्शन ऑफ डेटिन्यू। एक एक्शन, इसको लिख लो, एक्शन ऑफ डेटिन्यू क्यों यूज किया जाता है, इसको लिख लो इस बात को। अच्छा, मैंने अपनी घड़ी वाले को अपनी घड़ी दी, मैंने कहा कि भाई इसके जरा स्टेप्स बदल देना, सेल खराब हो गया, इसका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, इसको ही बदल देना। ठीक है,
मैं 2 दिन बाद गया कि मैंने कहा भाई मेरा घड़ी दो, ठीक है, उसने बोला पैसा दो, तो मैंने कहा पैसे तो नहीं है मेरे पास, पर घड़ी तो मेरी है, तुम अभी क्या कर रहे हो, उस पर ट्रेसपास कर रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ केस लाऊंगा। तो अब क्या होगा बताओ? नहीं पॉसिबल है। क्यों? उसके पोजीशन में तो वो तो यहां भी हो रहा है, दूसरे के पोजीशन से मैं मांग ही तो रहा हूं। उसका डिटेंशन रॉन्गफुल नहीं है, उसका डिटेंशन कैसा है? लॉफुल डिटेंशन है। ये पॉइंट समझो, रॉन्गफुल डिटेंशन जब होगा तभी ट्रेसपास हो सकता है, ठीक है। उसका तो लॉफुल जस्टिफिकेशन, किस, यह पॉइंट हमने कहां पढ़ा था? अच्छा, किसी को देना, बेलर बेली वाला रिलेशन याद है आपको? किसी को गुड्स डिलीवर करना कुछ काम करने के लिए, तो जाहिर सी बात हो पहले क्या मांगेगा मुझसे कि भाई पैसे दो, ठीक है। तब तक वो क्या कर सकता है? राइट है बेलर का कि वो डिटेन कर ले, ठीक है। बेली का राइट जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है कि जब तक उसको रीजनेबल कंपनसेशन ना मिल जाए, तो उसका डिटेंशन रॉन्गफुल नहीं है, उसका कैसा डिटेंशन है? लीगल लॉफुल डिटेंशन है, इसलिए वो ट्रेसपास टू गुड्स के लिए लाइबल नहीं है, ठीक। इफ अ पर्सन विलफुली एंड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन कन्वर्ट्स द गुड्स ऑफ अनदर हु इज एंटाइटल्ड टू इमीडिएट यूज एंड पोजेशन ऑफ द गुड, देन द पर्सन इज लाइबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सेटल। ये भी एक टॉर्ट ही है, ठीक है, टॉर्ट के अंदर का सब स्पेशी है, ठीक है। अब दूसरे को गुड्स को कन्वर्ट कर लो, ठीक है, जो उसके यूज के लिए इंटाइटल्ड है उससे बिना पूछे आप उसके गुड को कन्वर्ट कर लो अपने यूज के लिए, तो उसको कन्वर्जन का टॉल्ट बोलते हैं। ये भी ट्रेसपास टू गुड के अंदर ही आता है, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? न्यूसेंस ये भी क्राइम है क्या? है ना, पब्लिक न्यूसेंस क्राइम है, प्राइवेट न्यूसेंस जैसी नहीं क्राइम है कोई चीज, ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस क्राइम है, ठीक। तो अभी तक ये बात आपको ध्यान रखनी है क्लास में कि मैंने जितनी भी चीजें पढ़ाई वो टॉल्ट भी थी और क्राइम की कैटेगरीज में भी थी, ठीक है। न्यूसेंस क्या है? अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद द पर्सन्स यूज और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड, ठीक है, पर्सन के यूज पे। अब ये तो ट्रेसपास जैसा लग रहा है कि नहीं? इंजॉयमेंट ऑफ लैंड पे। अब भाई न्यूसेंस और फिर ट्रेसपास में अंतर क्या हुआ? यहां भी क्या है? इंटरफेरेंस विद पर्सन्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। अभी हम देखेंगे क्या अंतर आता है ट्रेसपास और किसके बीच? न्यूसेंस के बीच, ठीक है। जैसे हमने अंतर किसके बीच देखा अभी तक? किसके बीच देखा? फॉल्स इंप्रिजमेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का देखा। फॉल्स इंप्रिजमेंट क्या होता है जब हम समझ रहे थे। बैटरी और असॉल्ट के बीच हमने डिफरेंस देखा, वैसे हम ट्रेसपास और न्यूसेंस के बीच भी डिफरेंस देखेंगे, ठीक। यहां भी इंटरफेरेंस हो रहा है पर्सन के इंजॉयमेंट का, ठीक है, इंजॉय करने का है, न्यूसेंस उसको डिस्टर्ब हो रही चीजें। एक्ट इंटरफेयरिंग विद कंफर्ट, हेल्थ, सेफ्टी आर द एग्जांपल्स ऑफ इट। कंफर्ट, आराम से बढ़िया आदमी सोचता है कि आराम से सोए रात में, है कि नहीं? आराम से सोए। अब डीजे चल रहा है पड़ोस में खूब तेज से, है कि नहीं? तो उसका क्या है? कंफर्ट। इंटरफेरेंस यहां किससे हो रहा है? कंफर्ट से उसके हो रहा है। क्या वो अंदर कोई उसकी प्रॉपर्टी में घुस के आ रहा है डीजे बजाने के लिए? नहीं आ रहा है ना, पर अगले के एक्ट से उसको कंफर्ट से इशू हो रहा है, हेल्थ का इशू हो रहा है। बगल में क्या खोल दी? बड़े 1 नंबर फैक्ट्री खोल दी, बोले कि ये फैक्ट्री यहां पर क्या बनाएंगे हम? एसिड बनाएंगे, ठीक है। उसको किसका है, कैसा है? उसके घर में तो आके फैक्ट्री नहीं खुली है, उसके घर के बाउंड्री वॉल के पास भी नहीं हो, उसके घर के 2 कदम मतलब 2 घर छोड़ के। कैसा इंटरफेरेंस हो अभी हो सकता है उसको? हेल्थ का इंटरफेरेंस लगेगा उसको कि भाई इस फैक्ट्री से गैस निकली तो मुझे क्या दिक्कत होगी? भाई मेरे हेल्थ को इश्यूज क्रिएट होंगे, तो ये हो सकता है। सेफ्टी, वैसे भी चीजें सेफ्टी भी है, आर द एग्जांपल ऑफ इट्स। नॉइज, वाइब्रेशन, स्मोक, एक्सकेवेशन, ये कुछ एग्जांपल है। नॉइज करना, स्मोक आना, ये सब क्या है? न्यूसेंस के एग्जांपल है, ठीक है। अब न्यूसेंस डिफरेंट कैसे है ट्रेसपास से? ये देखो, इन ट्रेसपास इंटरफेरेंस इज डायरेक्ट वेयर द इंटरफेरेंस इज कॉन्सिक्वेंटल इन न्यूसेंस। डायरेक्ट इंटरफेरेंस होगी ट्रेसपास में। पता है कैसे? आदमी आपके घर में घुस जाएगा, यहां पर डायरेक्ट इंटरफेरेंस कहीं नहीं है, यहां कैसी है? कॉन्सिक्वेंटल है, ठीक है। यहां पर स्मोक आपके घर में आ रहा है,
साउंड आपके घर में आ रहा है, डायरेक्ट पर्सन आ रहा है क्या जो बजा रहा है डीजे, वो आपके घर में आके कर रहा है क्या, नहीं, ठीक है, इसीलिए इसको कॉन्सिक्वेंटल बोला गया। इन ट्रेसपास द इंटरफेरेंस इज ऑलवेज थ्रू सम मटेरियल और टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। टेंजिबल क्या होता है पता आपको, जो दिखता है, दिखने वाली चीजें क्या होती हैं, टेंजिबल, और जो नहीं दिखती हैं इनटेंजिबल, ठीक है। तो या ट्रेसपास में हमेशा कैसे आपको इंटरफेरेंस होगा, मटेरियल और टेंजिबल ऑब्जेक्ट से। कोई आदमी घर में आके घुसेगा, वो आदमी तो दिखेगा ही ना, साउंड दिखती है क्या कहीं, नहीं दिखती है ना, ठीक। Whereas in nuisance it can committed through tangible as well as intangible object also like smoke, vibration, sound। ये एक इसका एक मेन डिफरेंस है। क्या हुआ, trespass is actionable per se without the need of plaintiff to prove he has sustained actual damage, ठीक है। आपके घर में कोई घुसा, बेचारा वो घर में आके कुछ भी ना किया हो, केवल पानी पीने के लिए आया हो, तो भी आपको ये बात प्रूव नहीं करनी है कि डैमेज मुझे कॉज हुई, ठीक है। ये बात आपको प्रूव नहीं करनी, किस केस में, ट्रेसपास में। घुसा, देन जैसे ही घुसा वो क्या कमिट कर दिया आपकी परमिशन के विदाउट, ट्रेसपास कमिट की गया। न्यूसेंस में पर आपको प्रूव करना है, ठीक है। स्पेशल डैमेज हैज टू बी प्रूव्ड, आपको प्रूव करना है कि मुझे इसके ये गाने बजाने से क्या तकलीफ हो रही है, मेन तौर पे ये बात प्रूव करो। ये बगल में मेरे घर के 2 घर छोड़ के एक फैक्ट्री लगी हुई है, उससे मुझे क्या इश्यू हो रहा है, ये बात आपको प्रूव करनी है लिटरल सेंस में। ये बात भी ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि यहां पर डायरेक्ट प्रूफ आपको करना पड़ता है चीजें। अब न्यूसेंस का एसेंशियल एलिमेंट देख लो, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस, पहला इसका एसेंशियल एलिमेंट है। अनरीजनेबल इंटरफेरेंस क्या होता है अभी, क्या हुआ, नहीं हो गया। इंटरफेरेंस में कॉज डैमेज टू प्लेंटिव्स प्रॉपर्टी और में कॉज पर्सनल डिसकंफर्ट टू द प्लेंटिव इन द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक। इंटरफेरेंस तो आप समझ ही गए, या तो डैमेज किया जा सकता है, डिस्कंफर्ट कॉज किया जा सकता है। एवरी इंटरफेरेंस इज नॉट न्यूसेंस, ये भी याद रखना, हर टाइप की इंटरफेरेंस न्यूसेंस नहीं होती। अगर मैं घर, जो मेरा घर है वो रोड के किनारे है, जाहिर सी बात वहां दिन भर कार्स आएंगी, ठीक है, तो क्या मैं बोलूंगा कि मुझे ट्रैफिक की वजह से न्यूसेंस हो रहा है, ठीक है, केस कर दूंगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ये रोड मेरे घर के बगल क्यों है, नहीं, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा चीज, ठीक। दूसरी क्या है, एन अनरीजनेबल एक्टिविटी कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द रीजनेबल केयर हैज बीन टेकन टू प्रिवेंट इट बिकमिंग अ न्यूसेंस, ठीक है। कोई भी अनरीजनेबल एक्टिविटी कोई कर रहा है, ठीक है, वरना डीजे खूब तेज बजा रहा है, क्या बोल रहा है कि हमने इसके साथ एक नया सिस्टम लाया है कि आपके दरवाजे खिड़कियों को नुकसान नहीं करेगा, ठीक है, ये नया सिस्टम उसने लाया, जो दरवाजे कांपने लगते हैं ना, जो देखा होगा हिलने लगते हैं, ये सब नहीं होगा, पर बजा वो डीजे ही रहा है, ठीक। तो क्या ये एक्सक्यूज से वो बच सकता है, वो नहीं बच सकता है। बोल सकता है फैक्ट्री में बना तो मैं एसिड रहा हूं, पर उससे क्या करिएगा, आप अपने घर का टॉयलेट भी साफ कर लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा फ्री में, ठीक है। तो क्या वो रीजनेबल बन जाएगा, नहीं बनेगा, है कि नहीं, चीजें क्लियर है। अनरीजनेबल इंटरफेरेंस कभी भी अपनी वजह से रीजनेबल आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, एन एक्ट विच इज रीजनेबल डज नॉट बिकम अनरीजनेबल एंड एक्शनेबल ड्यू टू द सेंसिटिवनेस ऑफ द प्लेंटिव, ठीक है। प्लेंटिव कोई योगा करने वाले आदमी है, ठीक है, इनको थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं होता है, थोड़ा भी साउंड, बहुत सेंसिटिव है साउंड के लिए, ठीक है। बोलते मुझे सुबह 8 बजे करना पड़ता है योगा, ठीक है। उनका पड़ोसी क्या है, थोड़े मुर्गी उर्गी पाले हुए हैं, ठीक है, तो वो भी शोर शराबा करती है, पर ये योगा नहीं कर पाते, बहुत सेंसिटिव पर्सन है। तो क्या ये न्यूसेंस कॉज कर दिया उसने, उसके मुर्गे शोर कर रहे हैं, तो बताओ, साउंड से आ रहा है ना न्यूसेंस, उसको डिस्टर्बेंस हो रही है भाई। हम क्या देखे थे न्यूसेंस में, क्या होगा, इंजॉयमेंट, डिस्कंफर्ट होगा ना भाई। ये योगा करने वाले पर्सन को सुबह सुबह अगर वो आवाज सुनेगा तो उसको डिस्टर्बेंस होगी, क्या होगी, जाहिर सी बात है होगी। तो क्या ये न्यूसेंस है, नहीं, क्योंकि यहाँ प्लेंटिव कैसा है, सेंसिटिव, ठीक है, रीजनेबल चीज है भाई। घर के बगल में अगर किसी का होगा ऐसा पड़ोसी जिसके होंगे मुर्गे, तो वो भाई शोर करेंगे सुबह सुबह, वही दुनिया को जगाते हैं ना सबसे पहले, है कि नहीं। और जो दुनिया को आज तक जिसने जगाया है उसका अंजाम आप देख लो, मुर्गे को देख के क्या होता है उसका अंजाम, है कि नहीं। जितने भी दुनिया में महान लोगों ने उनको जगाया, सॉक्रेट क्या हुआ, जहर पीना पड़ा, ठीक है। तो ऐसा ही मुर्गे के साथ भी होता है, बेचारा सुबह सुबह सबको जगाता है वो। चलिए
क्लियर है आपको? सेंसिटिवनेस कोई चीज नहीं है यहां पर, है कि नहीं? एक्स्ट्रा सेंसिटिव प्लेंटिव है, उसको तो हर चीज न्यूसेंस लगेगी। बोलेगा यहां हल्का भी शोर क्यों हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या दुनिया थम जाए क्या? सेंसिटिव पर प्लेंटिव की वजह से नहीं। ठीक है, अनसेंसिटिव जो चीजें, अनरीजनेबल चीजें हैं जो पूरी दुनिया को डिस्कंफर्ट कर सकती हैं। बहुत तेज डीजे बज रहा है, इस रूम में सब इफेक्ट हो गए ना, है कि नहीं? ठीक है, पर मैं हल्का भी शोर बाहर से आता है, मैं इफेक्ट हो जाता हूं, मुझे बिल्कुल भी शोर नहीं पसंद है। ये क्या है? मेरी सेंसिटिवनेस है ना। तो सेंसिटिवनेस कभी अनरीजनेबल होगी तो उन चीजों को आप नहीं इसको बोल पाओगे कि ये न्यूसेंस हुआ। फिर इंटरफेरेंस विथ इंजॉयमेंट ऑफ द लैंड। ठीक है, इंटरफेरेंस में कॉज इधर इंजरी टू द प्रॉपर्टी और इंजरी टू कंफर्ट और हेल्थ। ठीक है, अब एक हार्मफुल फैक्ट्री आपके पास जो आग वाग से रिलेटेड काम करती है, किसकी? एक्सप्लोजिव की फैक्ट्री आपके घर के 2 घर छोड़ के बन गई, तो कैसे आपको इंजरी कर सकती है? प्रॉपर्टी को भी ना। अभी दगा हो किसी दिन लार्ज अमाउंट में, तो किसको नुकसान होगा? प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो इंजरी टू प्रॉपर्टी हो सकती है, इंजरी टू कंफर्ट और हेल्थ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो प्रॉपर्टी की इंजरी कैसे है? इफ देयर इज एन अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस विद द यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन थ्रू सम टेंजिबल और इंटेंजिबल। अच्छा, टेंजिबल इंटेंजिबल समझ गया है ना? ये ब्लर क्यों आ रहा है वहां पर? ब्लर शो कर रहा है, मैं वो ब्लर शो कर रहा है स्क्रीन को, कैमरा। हाँ, मैं वो को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? नहीं नहीं, वो अचानक से चला गया ना, तो मुझे लगा कि क्या हो गया। वो ठीक है ना? अच्छा अच्छा, जूम इन जूम आउट करता रहो, जूम इन जूम आउट करता रहूंगा मैं। ठीक है, ठीक है ना? क्लियर अभी? इंटरफेरेंस कैसे हो सकती है? प्रॉपर्टी को और इंजरी टू कंफर्ट और हेल्थ भी हो सकता है। ठीक, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस इन द यूजिंग द प्रोमाइस, देन इट इज एक्शनेबल अंडर न्यूसेंस। हाउएवर द लॉ डज नॉट टेक्स द ट्रिफलिंग मैटर्स। अच्छा, ट्रिफलिंग मैटर आपको पता है ना कैसे? छोटे मोटे मैटर को, हर चीज आपको न्यूसेंस ही लगती हो। ठीक है, दुनिया अंकल लोगों को लगता नहीं एक एज के बाद सब चीज न्यूसेंस है। ठीक है, सब चीजों को बंद कर दो। ठीक है, तो न्यूसेंस आपको ट्रिफलिंग, छोटे मोटे मैटर जो दुनिया में हर कोई इग्नोर कर देता है, उसको हम न्यूसेंस आप नहीं बनाओगे अपने लिए। ठीक, न्यूसेंस और ट्रेसपास का डिफरेंस, इनडायरेक्ट और फिजिकल इंटरफेरेंस। वाई ट्रेसपास इज ऑलवेज कॉज्ड बाय डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, यही दो मेन चीजें हैं। इनडायरेक्ट है यहां पर और यहां पर डायरेक्ट है। इंटेंजिबल और टेंजिबल वाला भी जो मैंने पॉइंट बताया था। ठीक, चलिए आज के टॉपिक तो हमारे हो गए। कितने टॉपिक कर लिए हमने कंप्लीट? नहीं, अभी पूरा टॉर्ट नहीं हुआ है, अभी कुछ टाइप के टॉर्ट। हाँ, क्रिमिनल क्रिमिनल और टॉर्ट के जितने रिलेटेड कॉन्सेप्ट है मैंने वो आज कराए खास तौर पे, कि आप दोनों चीज को लिंक कर पाओ। अभी कुछ टॉर्ट ऐसे है नहीं है जो बचे नहीं, अभी हैं बचे हुए। नेग्लिजेंस बचा हुआ है, जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है टॉर्ट का, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर नेग्लिजेंस के थ्रू हम 2 कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, वो क्या थे? स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वो भी बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट भी बचे हुए हैं, पर वाइकेरियस लाइबिलिटी भी बचा हुआ है। तो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, तो हम उसको बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है,
चलिए सेक्शन बता दूं आपको मैं, आईपीसी भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं। पहला हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा आज, असॉल्ट और बैटरी, ठीक है। देखते हैं आईपीसी में भी हम इसको देखते हैं, ठीक है। थ्री 354 में होगा ये, ठीक है। 351 है असॉल्ट, ठीक है। वो 354 शायद लेडीज से रिलेटेड वाला कुछ है। देखो डेफिनेशन असॉल्ट की दी हुई है, क्या लिखा है, whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gestures or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes the gesture or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault, ठीक है। तो अभी देखो आईपीसी में क्या हुआ, आईपीसी में बोल रहा है कि जो भी ऐसे गेस्चर देता है या ऐसा प्रिपरेशन करता है जिससे अगले को क्या लगता है, कॉज एनी पर्सन प्रेजेंट टू एप्रीहेंड, वो क्या एप्रीहेंड कर रहा है कि ही इज अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स, उस पर क्रिमिनल फोर्स। अभी क्रिमिनल फोर्स भी हम पढ़ेंगे, जैसे बैटरी पढ़े ना वैसे क्रिमिनल फोर्स। असॉल्ट का तो आप देख ही लिए, बात वही कह रहा है ना कि अगले को डराने का है, क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला है। वहां क्या यूज करने वाला था उस पर, वो बैटरी, ठीक है। अभी हम क्रिमिनल फोर्स देखेंगे क्या है। 351 असॉल्ट आप लोगों ने लिख लिया ना, देखो 351 था असॉल्ट, 350 क्या है, क्रिमिनल फोर्स। देखो ये क्रिमिनल फोर्स क्या है, whoever intentionally use force to any person without that person's consent, कोई भी आदमी जो क्या यूज कर रहा है, देखो क्या यूज कर रहा है, वो फोर्स यूज कर रहा है अगले पर्सन पे विदाउट उसकी कंसेंट लिए बिना, इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एन ऑफेंस, वो क्या करना चाह रहा है, कमिट करना चाह रहा है एक ऑफेंस को, और इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज और नोइंग इट लाइकली टू बी कॉज बाय द यूज ऑफ सच फोर्स, ही विल कॉज इंजरी, फियर और अनॉयंस टू द पर्सन टू होम द फोर्स इज यूज, इज सेड टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू द अदर, ठीक है। क्या कर रहा है, पहले तो बिना किसी उसकी कंसेंट लिए वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है फोर्स जिसके वो इंजरी, फियर और अनॉयंस कॉज करेगा। देखो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ तो बड़े बड़े हैं, देखिए इलस्ट्रेशन इसके, यही इलस्ट्रेशन से आपके एग्जाम में क्या करता है, वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखो एच, देखो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ए इनसाइट्स अ डॉग टू स्प्रिंग अपॉन जेड विदाउट जेड्स कंसेंट, हियर ए इंटेंड्स टू कॉज इंजरी, फियर और अनॉयंस टू जेड, ही यूज क्रिमिनल फोर्स टू जेड, ठीक है। क्रिमिनल फोर्स उसने यूज की है, ठीक है। यही चीज है, क्रिमिनल फोर्स पढ़े। आप दूसरा बताओ, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स आपने देख लिया ना, दूसरा बताइए पॉइंट। नहीं नहीं, बैटरी तो यही सब असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स में ही आ जाते हैं, बैटरी जैसी जो चीज। हाँ अब रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट दिखा देता हूं मैं, सामने उसके लिखते रहो कौन सा कॉन्सेप्ट उसके आईपीसी में। मैंने खासकर इसीलिए टॉपिक आज का यही चुना है कि मैं आईपीसी भी दिखा सकूं साइमल्टेनियसली। थ्री 39 होना चाहिए, जहां तक मुझे याद है। थ्री 340 और 339 है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 340 में होगा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, देखो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, देखो अभी आप सेक्शन 339 ऑफ आईपीसी speaks about offense of wrongful restraint as whoever voluntarily obstruct any person
एनी पर्सन सो एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, एनी डायरेक्शन इन विच दैट पर्सन हैज राइट टू प्रोसीड। उस पर्सन को राइट था प्रोसीड करने पे, ये क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसको, ठीक है। सेट टू रॉन्गफुली रिस्ट्रेन द पर्सन, ठीक है, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन, उसके पास राइट था, उसकी तुम ये नहीं बात नहीं बोलोगे कि इसके पास और भी राइट है, और भी रास्ते जाने के लिए, ठीक है, ये बात आप नहीं बोलोगे। किस केस में, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के केस में। उसके पास उसमें राइट था जाने का, तुमने क्यों जाने से उसको रोका। फॉल्स इंप्रिजनमेंट में ऐसा होता है क्या, नहीं, ठीक है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट ये चीज एब्सेंट है, ठीक। ए, अब देखो इसका इलस्ट्रेशन भी ये देख लो, ए ऑब्स्ट्रक्ट पाथ अलोंग विद जेड हैज राइट टू पास, ए नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही हैज राइट टू स्टॉप द पाथ, जेड इज देयरबाय प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग, ए रॉन्गफुल रिस्ट्रेन जेड, ठीक है, जेड को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया जो उसके पास पाथ था जिसपे वो जा सकता था जेड, ऐसा हुआ यहां पर केस। कहां गया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन ये है ना, रिस्ट्रेन ये है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, पढ़ो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 340 में। ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कैन बी सेड टू बी अ स्पीसीज ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एज डिफाइंड इन द सेक्शन, ठीक है, एक स्पीसीज है, ठीक है, जो हमने उससे पहले पढ़ा ना, उसकी स्पीसीज है। वेयर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन इज पार्शियल रिस्ट्रेन ऑफ अ पर्सन, वहां पार्शियल था ना रिस्ट्रेन, wrongful confined is the total restraint of a person, wrongful confinement if the total restraint of a person from proceeding beyond certain circumcising limit, ठीक है, ये चीज कहां थी, false imprisonment भी थी, ठीक है, वही चीज wrongful confinement भी है। A caused J to go within a walled space and locked J in, A thus prevented from proceeding in any direction beyond the circumcising limit of wall A wrongfully can find G, ठीक है, इसने क्या किया, इसको लॉक कर दिया एक वॉल्ड स्पेस में, ठीक है, अब वो क्या हो गया, कन्फाइन हो गया, ठीक है, समझ गया ये आईपीसी में। अगला बताइए, सेक्शन भी देख लिया आप लोगों ने, तो अगला बताइए क्या था टॉपिक आज का, हाँ, डिफेमेशन। 499 भी थोड़ा देख लेते हैं, बहुत बड़ा सेक्शन है 499। बहुत ज्यादा ही बड़ा है ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा वो तुम बोल रहे हो, ये भी बहुत बड़ा है भाई, सेक्शन भी देखो ना कितना बड़ा है, देखो इतना बड़ा सेक्शन है, पर मैं थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। डिफेमेशन ये क्या है, पढ़ो उसको। Whoever by words, ठीक है, इधर स्पोकन और इंटेंडेड टू बी रीड, और बाय साइंस विजिबल रिप्रेजेंटेशन। वर्ड्स को मैंने क्या बोला था आपसे, कौन से टाइप के होते हैं उनको, क्या, स्लेंडर, ठीक है, स्लेंडर, और ये सब किसके अंदर आ जाएगा, साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन। पब्लिशेस, मेक्स और पब्लिशेस, पब्लिश का मतलब क्या था, थर्ड पार्टी को पता चलना। एनी इंप्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच इंप्यूटेशन, इंप्यूटेशन मतलब समझते हो इल्जाम, ठीक है, ऐसे इल्जाम लगाना, विल हार्म द रेप्यूटेशन ऑफ द पर्सन इज सेड टू एक्सेप्ट इन द केस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड टू डिफेम द पर्सन। बोला अगर ऐसी चीजें वो कर रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा टॉल्ट में था, ठीक है, जिससे क्या हार्म हो रही है, रेपुटेशन, तो क्या कर रहा है वो, डिफेम कर रहा है उस पर्सन को। पर ये कुछ सिचुएशन जिसमें वो डिफेमेशन नहीं कॉज कर रहा है, ये मतलब ये क्या है, डिफेंस है, ये डिफेंस ऑफ डिफेमेशन है 499 के अंदर, ठीक है। ये डिसीज्ड पर्सन के लिए कुछ रिलेटेड है, देखो ये प्रोविजन डिसीज्ड पर्सन है, ठीक। इट में अमाउंट टू डिफेमेशन टू मेक एन इंप्यूटेशन कंसर्निंग अ कंपनी को भी डिफेम किया जा सकता है, ठीक है। कुछ केसेस को भी नीचे इसने एक्सपेक्ट किया है, अभी एक्सेप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन है कि आप डिसीज्ड पर्सन जो अभी लिविंग नहीं है उसको भी क्या कर सकते हो, आप डिफेम कर सकते हो, ठीक। पर क्या वो टॉल्ट में ऐसा एक्शनेबल होगा, वो
डेड पर्सन को डिफेम करना टॉल्ट में। देखिएगा इस पॉइंट को, आप नेट पे सर्च करिएगा कि टॉल्ट में डेड पर्सन को डिफेम करना आता है कि नहीं। आयरॉनिकली जिसको एक्सप्रेस किया गया वो भी डिफेमेशन होगा। आयरॉनिकली मतलब सार्केज्म के थ्रू भी आप डिफेमेशन कर सकते हैं, ये भी बात लिखी है। नो इम्प्यूटेशन इज सेड टू हार्म अ पर्सन्स रेपुटेशन अनलेस दैट इम्प्यूटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स लोअर्स द मॉरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन, लोअर्स द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, कैरेक्टर को लोअर कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट और हिज कॉलिंग्स, और लोअर द क्रेडिट ऑफ द पर्सन, क्रेडिट को लो कर रहा है, और कॉज टू बी बिलीव्ड दैट द बॉडी ऑफ दैट पर्सन इज लोथसम स्टेट। ठीक है, लोथसम स्टेट मतलब किसी की बॉडी शेमिंग करना, ये सब भी चीजों को इंक्लूड कर रहा है वो। ठीक है, देखो ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है डिफेमेशन का कि ये चीजें आएंगी। क्या क्या हमने देख लिया, कंपनी देख लिया, डेड पर्सन देख लिया, और क्या देखा हमने थर्ड एक्सप्लेनेशन में, आयरॉनिक जो चीजें थी वो मैंने बोल दी। ठीक है, अब ये देखो इसने खूब सारे एग्जाम्पल दिए, ये एग्जाम्पल आपको क्या करना है, आज जाके रीड करना है। बोलिए ना, अगर वो केस करना चाहा तो है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है डिफेमेशन। ठीक है, अगर वो केस किया उस पर, समझ रहे हो, केस की आयरॉनिक चीजें कर रहा है, सोसाइटी में लोअर कर रहा है रेपुटेशन। देखो ये सब जल्दी यूज नहीं किया जाते हैं सेक्शन। ठीक है भाई, हाँ कंसेंट से कर रहा है तो नहीं होगा, चलो एक बार को मान लो, पर लोअर कर रहा है रेपुटेशन, करते हैं लोग रोस्ट वीडियो में ही करते हैं, लोअर करते हैं रेपुटेशन, पर ये तो उन लोग का आपस में एक वो लोग मिली भगत करके ये सब करते हैं, जानते हो ना, अगला फेमस ही होता है उससे। ठीक है, तो अगर वो केस करेगा तो भाई उसको मिलेगा, ये तुम जान लो चीजें। हाँ, क्योंकि लोअर ही कर रहा है, तुमको पॉइंट ये देखना है लोअर रेपुटेशन, और कोई पॉइंट तुमको नहीं देखना है मेन चौक पे। ये पूरा इलस्ट्रेशन आप क्या करना, पढ़ना। ठीक है, आपको पूरा डिफेमेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें इलस्ट्रेशन, इतनी बड़ा सेक्शन, इसमें इलस्ट्रेशन भी बच गया। चलो ठीक है, 499 आप लोग रीड करिएगा। और क्या बचा अभी, ट्रेसपास, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। फोर 41 लिख लो भाई, जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना उसके आगे सेक्शन लिख डालो उनके। 441 क्रिमिनल ट्रेसपास, whoever enters into or upon the property in the possession of another with intent to commit an offense or to intimidate, insult, annoy or any person in the possession of such property or having lawfully entered into upon such property unlawfully remains there। lawfully enter हो सकता है और फिर unlawfully वहां रुक सकता है, ऐसा पॉसिबल है ना। आप आए तो लीगल थे भाई, उसकी कंसेंट से आए थे, पर आप रुके कैसे हो, इलीगल तरीके से रुके, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इज सेड टू कमिट अ क्रिमिनल ट्रेसपास, इसको भी आप लोग पढ़िएगा, इसके इलस्ट्रेशन देखिएगा। 441 भी लिख लीजिए, जहां हम लोगों ने ट्रेसपास से रिलेटेड चीज पढ़ी। आपको कौन से टॉपिक बचा, न्यूसेंस, न्यूसेंस बचा। चलो पब्लिक न्यूसेंस उस दिन पढ़े थे, फिर से पढ़ लेते हैं पब्लिक न्यूसेंस क्या है। 268 में मेरे हिसाब से पब्लिक न्यूसेंस, चलिए 268 में ही है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ पब्लिक न्यूसेंस हु डज एनी एक्ट और इज गिल्टी ऑफ एन इलीगल ऑमिशन विच कॉज एनी कॉमन इंजरी, डेंजर, annoyance to the public or to the people in general who dwell or occupy property in vicinity। क्या समझा आपको, पब्लिक पर्सन गिल्टी है पब्लिक न्यूसेंस के जब वो ऐसा एक्ट करता है या ऐसी चीज ऑमिशन करता है जिससे वो कॉमन इंजरी, डेंजर या एनॉयंस क्रिएट करता है कि नहीं। जो किसको, या तो पब्लिक इन जनरल को या वैसे लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टी का है विसिनिटी में, मतलब आसपास जिनके पास प्रॉपर्टी है। A common nuisance is not excused on the ground that it, देखो ये पॉइंट याद रखना, a common nuisance is not excused on the ground that it causes some convenience or advantage। अब कुछ लोग भाई, पड़ोस वाला ही आपका क्या कर रहा है, पड़ोस में शादी है, 3-4 घर लोग वाले खुश हैं कि चलो बढ़िया डीजे बज रहा है, और 3-4 घर वाले नहीं खुश हैं, तो क्या होगा, वो क्या पब्लिक न्यूसेंस नहीं होगा क्या, नहीं। कुछ लोग अगर सहमति उसको दे भी रहे हैं तो भी ऐसा नहीं कि वो पब्लिक न्यूसेंस नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना। कोई और टॉपिक बचा नहीं, तो आज आपको इसका रिवाइज करना है और साथ में क्या देखना है, आईपीसी की भी प्रोविजन देखना है। ठीक, क्लियर है, एंड क्लास एंड। कोई डाउट हो तो पूछिए।
बताइए ना क्या डाउट है। तो क्लास एंड होगी।